अगर पेपर वन नहीं लाए हैं कि ये बड़ा सा कार्य करा लेते कल पेपर में चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ा कि पॉलिटिकल डिपेंडेंस है और स्टाइल जो है वो भी बोलते हैं कि पॉलिटिकल डिपेंडेंस, ठीक है। ये बस एक बचा हुआ था कि पुलिस को करा देगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो क्लास करवाई थी पॉलिटिकल डिपेंडेंस, ठीक है। तो केनेथ और स्काई जो है इन्होंने बोला था कि पॉलिटिकल डिपेंडेंस के लिए स्टेज होंगे, ठीक है। तो इनका भी जो स्टेज है वो बिल्कुल ही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही याद करना है। तो ये बोलते हैं पॉलिटिकल डिपेंडेंस इतना जरूरी है। तो कौन कौन सा स्टेज होगा, तो देखो 4 स्टेज के बारे में मैंने बोला कि पॉलिटिकल डिपेंडेंस 4 स्टेज होना जरूरी है। पॉलिटिकल यूनिफिकेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, नेशनल वेलफेयर एंड एफ्लुएंस, ठीक है। तो इन्होंने जो 4 तरह का स्टेज बताया पॉलिटिकल डिपेंडेंस के लिए 4 स्टेज का होना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद जो टॉपिक है जो मैं स्टार्ट करूंगी इसका नाम है नेशनलिज्म टॉपिक, ठीक है। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है नेशनलिज्म और उसके बाद मैं आपको स्टार्ट करूंगी बताया है। तो मतलब अगली बार में कराया थी लेकिन ऊपर ऊपर से कराया थी, अभी तो कैसे करने वाला या नहीं हो रहा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत डीप पूछे जा रहे थे। नेशनलिज्म क्या है? नेशनलिज्म इज a political feeling of एक नेशन के अंदर आप रह रहे हैं, एक नेशन सेम नेशन से आप बिलोंग कर रहे हैं और आपका जो बिलीव, आपका जो आपका जो चाहिए, जैसे तुम देखी होगी कि मतलब ऐसा तुम्हारे साथ भी हो, तुम लोगों के साथ हम लोग उतना नहीं फील कर पाएंगे जो लोग इंडिया में रह रहे हैं, लेकिन अगर जो लोग इंडिया के बाहर रहते हैं, ठीक है, अगर वो जैसे कोई अमेरिका में रहते हैं वहाँ उसको कोई वो इंडियन है उसको कोई दूसरे इंडियन मिल गया तो अलग सा फीलिंग मिलता है कि ये कितना सेम कंट्री से मेरे बिलोंग, ये मेरे इंडियन है ना। तो वो नेशनलिज्म की फीलिंग आता है कि हमारे कंट्री के लिए जाना, हम लोगों के अंदर भी फीलिंग आती है कि अगर हमारे कंट्री बोल दे या कुछ बुरा भला बोल दे तो हम लोग एक किराए हो जाते हैं कि चाहे जो भी धर्म हो, लेकिन हम लोग कंट्री के अगेंस्ट को नहीं बोलना चाहिए। तो पूरा नेशनलिज्म क्या है, फीलिंग है लोगों के अंदर, है ना। क्योंकि आपको एक कंट्री में सेम कंट्री में रह रहे हैं, आप सेम कंट्री की कहने का मतलब है कि मान लो 10 लोग हैं यहाँ पे, ठीक है ना, 10 लोग हैं ना, 10 लोग चाहे डिफरेंट रिलीजन से क्यों ना हो, लेकिन अगर कोई इंडिया के बारे में बोलेगा तो वो 10 लोगों को वो बहुत बुरा लगेगा, क्यों, क्योंकि वो मेरा कंट्री है, तो वही तो बोलेंगे नहीं। देख लो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन जब तुम्हारा कंट्री का बात आ रहा है तो तुम्हारा फीलिंग आ जा रहा होगा कि नहीं नहीं इंडिया के बारे में बोले। तो बोले इट इज बेस्ड ऑन द शेयर ऑफ द कॉमन कल्चर, क्योंकि कल्चर हम लोग कॉमन कल्चर ही शेयर करते हैं। जैसे इंडिया को पहचानने के लिए आता है कि इंडिया में मल्टी कल्चर है ना, यहाँ पे बहुत डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज है, हिस्ट्री सबका सेम हिस्ट्री होगा, सेम कल्चर होगा, है ना। लैंग्वेज वगैरह जो होता है हम लोग का चाहे जो भी लैंग्वेज हो, लेकिन हम लोग मानते हैं कि हम लोग हिंदी सबसे ऊपर लैंग्वेज है ना, नेशनल लैंग्वेज बोल दिया गया है। ट्रेडिशन जो भी जैसे इंडिया में ट्रेडिशन है साड़ी पहनने का, सूट पहनने का, तो हम लोग सब सारे लोग फॉलो करते हैं, हाँ, चाहे आप कोई भी रिलीजन हो, लेकिन आप फॉलो करेंगे इंडिया के ही कल्चर, ये नहीं कि आप इंडिया में रह रहे हो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, है ना। हम लोग इंडिया में रहकर इंडिया के कल्चर को, कॉमन लोग क्या कर रहा है अपना कॉमन कल्चर को फॉलो कर रहा है, जो जो सारा कंट्री में चला वही देखिए सब सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, विच क्रिएट इमोशनल अटैचमेंट लॉयल्टी टू द नेशन। नेशनलिज्म मतलब क्या कि लोगों के अंदर एक लॉयल्टी आना, एक इमोशनल अटैचमेंट होना अपनी जमीन अपनी धरती है ना, एक अलग लगाव होना चाहिए मेरे इंडिया है। जो लोग बाहर रहते हैं तो उनको अपना एक अलग ही अपने इंडिया से लगाव होता है, मेरे कंट्री, मेरे मूवी वगैरह में भी देखी होगी फिर कोई लोग जाके एनआरआई बन गया, लेकिन जब इंडिया का बात आता है तो एक अलग इमोशन आता है मेरी इंडिया, है ना। तो वही वो बात बता रहा है कि नेशनलिज्म का मतलब क्या है, एक इमोशन एक फीलिंग, जब आपको एक अपनी कंट्री के लिए आपके दिल में है ना, इमोशंस है, लॉयल्टी है, तो उसको ही नेशनलिज्म बोल रहे हैं, ठीक है। बोले कि दिस शेयर आइडेंटिटी encourage people to live together as one political community and often inspire the desire self-rule and nation unity। अच्छा, हम लोगों का जब इंडिया कोलोनाइज था, इंडिया कोलोनाइज था तो कोई ये नहीं देख रहा था कि नहीं कर रहा था, बस हम लोग को कोलोनियलिज्म से इंडिपेंडेंस
चाहिए था, है ना, अपने इंडिया को आजाद करना चाहिए था। कोई ये नहीं बोला था कि हाँ हम उस कंट्री को, उस कंट्री को ये नहीं बोला था, अपनी इंडिया को आजाद, अपनी इंडिया को इंडिपेंडेंस दी, है ना। तो सब लोग साथ मिल कर एक नीति जैसा लड़ गए थे अगेंस्ट, है ना, उसी को बोलेंगे नेशनलिज्म। अब जैसे तुम एक बात सुनो, मान लो कि कोई इंडियन है, ठीक है ना, वो अमेरिका में गया है या और अदर कंट्री में, और उनके साथ कुछ हो रहा है ना, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो इंडिया से बिलोंग कर रहे हैं, उन लोगों के साथ कुछ हो रहा है, हम लोगों को पता चला वो इंडियन है, हम लोग के अंदर एक फीलिंग आएगा, अरे हमारे इंडिया के लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, वो फीलिंग आता है, सबसे पहले वो फीलिंग आता है। तो बोला कि 1772 में the term nationalism was first used by Persian scholar John Gottfried Herder। गॉडफ्राइड हार्डर ने सबसे पहली बार नेशनलिज्म वर्ड को यूज किया था, ठीक है ना। उन्होंने एक बुक लिखा था, बुक अभी तक एग्जाम में नहीं आया है, लेकिन देखो इनका 2 क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, 2 बार आया हुआ है। एक तो फादर ऑफ कल्चर नेशनलिज्म को बोलते हैं, फिर इनको फादर ऑफ कल्चर नेशनलिज्म बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने कल्चर और इन्होंने नेशनलिज्म वर्ड को यूज भी किया था पहली बार नेशनलिज्म वर्ड को किया था तो जॉन गॉडफ्राइड हार्डर ने, ठीक है ना। उनके बुक का नाम है on the origin of language, किसका बुक है, जोहान गॉडफ्राइड हार्डर का बुक है। इनको फादर ऑफ कल्चर नेशनलिज्म बोला जाता है ना। ड्यूरिंग द फ्रांस रिवोल्यूशन, यहाँ पे खत्म हो गया, दूसरा आ गया। ड्यूरिंग द फ्रांस रिवोल्यूशन द टर्म नेशनलिज्म वाज आल्सो बाय एंटी जैकोबिन फ्रांस पेरिस अगस्टिन बैरियर। बोला कि नेशनलिज्म वर्ड को एक और पर्सन ने नाम था अगस्टिन बैरियर, ठीक है ना। इन्होंने कब यूज किया था, जब फ्रांस रिवोल्यूशन चल रहा था 1789 में, तो वहां पर अगस्टिन बैरियर जो है उन्होंने भी नेशनलिज्म वर्ड को यूज किया था, ठीक है ना, फ्रांस रिवोल्यूशन के लिए। लेकिन ड्यूरिंग द फ्रांस रिवोल्यूशन एक और पर्सन है जैसे जैन जैक्विस रूसो। रूसो ने भी क्या किया था 1789 में, जब फ्रांस रिवोल्यूशन हो रहा था, तो रूसो ने भी नेशनलिज्म वर्ड को यूज किया था, ठीक है ना। लेकिन क्या बोल के यूज किया था, चलो आज बता दें। दूसरी जो नेशनलिज्म था उसको बोला गया था मॉडर्न पॉलिटिकल नेशनलिज्म या पॉलिटिकल नेशनलिज्म। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि पॉलिटिकल नेशनलिज्म या मॉडर्न पॉलिटिकल नेशनलिज्म वर्ड को किया था तो रूसो को, और रूसो ने जब पहली बार फ्रांस रिवोल्यूशन में इस वर्ड को यूज किया था मॉडर्न पॉलिटिकल नेशनलिज्म, उस टाइम से ही रूसो को फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल नेशनलिज्म बोला जाता है। फादर ऑफ कल्चर नेशनलिज्म बोला जाता है जोहान गॉडफ्राइड हार्डर को, फिर फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल नेशनलिज्म या फादर ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म किसको बोला जाता है, तो रूसो को बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग 3 क्वेश्चन याद करेंगे। एक तो ये कि बुक किसका है, क्रिटिसाइज ऑन द ऑरिजिन ऑफ लैंग्वेज, तो जोहान गॉडफ्राइड हार्डर का है। दूसरा हम लोग ये याद करेंगे कि इन्होंने ही सबसे पहली बार नेशनलिज्म वर्ड को यूज किया था, इनको फादर ऑफ कल्चर बोला जाता है। तीसरा कि फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल बोला जाता है, तो रूसो को बोला जाता है। नेशनलिज्म की सब क्या होती है, बुक लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब तुम देख लीजिए पैराग्राफ भी आ रहा है, तो इस वजह से हम लोगों को सब करना है। Nationalism is based on the belief that people belong to single nation and to be together as one political community। बोले कि नेशनलिज्म का मतलब कि आपको एक नेशन से बिलीव करना। अब आप इंडिया के हैं और सपोर्ट करेंगे कि और तो वो नेशनलिज्म नहीं है। नेशनलिज्म मतलब आप सिर्फ अपने सिंगल नेशन से बिलीव करना, है ना, एक दूसरे के साथ मिल के, है ना, अपने कोई भी पॉलिटिकल कम्युनिटी सपोर्ट करना। हम लोग इंडिया में ऐसा करें, इंडिया में रहते हैं और अमेरिका के हम लोग कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं ना, कांग्रेस होती है सपोर्ट कर रहे हैं, हाँ भैया हमारी कंट्री को चाहेंगे वो करेंगे ना, किसी ना किसी। ऐसा तो नहीं है कि हम क्या करें, कोई बाहर को अपनी कंट्री के लिए हमें अमेरिका की पॉलिटिकल पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी, रिपब्लिक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं है। नेशनलिज्म का मतलब आप जिस कंट्री में रहते हैं उस कंट्री पे आपको पूरा बिलीव करना होता है, हाँ क्या है ना, ये मेरा कंट्री है, उसके लिए लॉयल्टी आपको रखना पड़ेगा। सबसे पहले इंडिया था, उसके बाद कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो जो भी बिलीव करना पड़ेगा कि हाँ ये मेरी कंट्री को चलाएगा। दूसरा क्या है कि कॉमन कल्चर होना चाहिए। आप जिस कंट्री में रह रहे हैं तो आपको कॉमन कल्चर शेयर करना पड़ेगा। हम रह रहे हैं इंडिया में, अब तुम एक बात देखना, हम लोग रहते हैं इंडिया में, ठीक है ना, तो चलो इंडिया में हम लोग रहते हैं, ठीक है ना। इंडिया में तुमको पता है कि इंडिया में कोई भी लड़की
रात में 8 बजे के बाद खासकर बड़ा बड़ा सिटी में शॉर्ट ड्रेस पहन के रोड पे नहीं चल सकते, लेकिन बाहर कंट्री में फॉरेन कंट्री में चल सकते हैं। लेकिन इंडिया में खासकर बड़ा कंट्री जैसे दिल्ली मुंबई में अलाउ नहीं है शॉर्ट स्कर्ट पहनकर या स्कर्ट पहनकर आप रोड पे चल सकते, ठीक है। और अगर आप चलते हैं ना तो सब गलत होता है तो उसका रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। इंडिया में ऐसा कल्चर बनाया गया, कानून लॉ आपको बनाया गया, तो ये बात सबको फॉलो करना, ठीक है। अब आगे वेस्टर्न कंट्री में ऐसा कोई भी रुकावट नहीं, आप चल सकते हैं मिनी स्कर्ट पहन के भी रात में चल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो कल्चर अलग अलग है, तो जो इंडिया का कल्चर हमको फॉलो करना पड़ेगा। कोई लड़की आ रही है अमेरिका से, है ना, मान लो कि भाई पढ़ने के लिए अमेरिका फिर आ रही इंडिया में, तो वो सोचेगी कि हम वेस्टर्न कंट्री में शॉर्ट मिनी स्कर्ट पहन के रात में चल रहे थे 8 बजे के बाद, तो हम 9 बजे के बाद सॉरी 8-9 बजे के बाद ऐसे कुछ है, ठीक है, तो हम चल रहे थे, तो इंडिया में भी नहीं चले, तो इंडिया में आप नहीं चल सकते। यहाँ पे कैसा रूल है, अच्छा यहाँ पे क्या, यहाँ का कल्चर क्या, साड़ी पहनना, सूट पहनना, सलवार पहनना, इस तरह का कल्चर है, ठीक, फिर भी आदमी वेस्टर्न को फॉलो करता है। लेकिन डेस्टिनेशन तो यही है भाई, कॉमन कल्चर को शेयर करना, कॉमन ट्रेडिशन को। 15 अगस्त तक कोई मनाएगा तो मनाएगा, है ना, ये हम लोग तरह से ट्रेडिशन बनेगा। हम लोगों का हिस्टोरिकल मोनुमेंट ताजमहल, लाल किला, ये सब है, क्योंकि हम लोगों का है, तो ये सारे लोगों का है ना, ये पूरा इंडियन का है, तो कोई नहीं बोल सकता मेरा है ये तुम्हारा नहीं है, सारा कॉमन कल्चर सबका एक ही है ना। हम लोग का एक ही पहचान है कि हम लोग इंडियन है, हम लोग का नेशनल आइडेंटिटी क्या है, इंडियन। तुम देखिए कोई भी फॉर्म निकलता है तो उसका नेशनलिटी क्या है, इंडियन। कॉमन कॉमन थी, पीपल बिलीव कॉमन पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल इंटरेस्ट नंबर द सेम नेशन। हम लोग का जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है, हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन जो भी लोग पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा, हम लोग सब सारे लोगों को बिलीव सबका एक ही होगा, है ना। हम लोग का सबसे बड़ा कोड क्या है, सॉरी सबसे बड़ा कोड क्या है, ये सारे लोगों के लिए सबसे बड़ा होगा, ऐसे नहीं कुछ लोगों के लिए होगा, सबका कॉमन बिलीव होना चाहिए, है ना। मेरा सबसे हाईएस्ट कोर्ट कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट। हमारा मुल्क का सबसे हाईएस्ट हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर है, ये सारे लोगों को बिलीव करना होगा, ये भी तो है। अगर आपने हम प्राइम मिनिस्टर को नहीं मानते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हैं, आप कंट्री लेकिन आपके अंदर सब कंट्री की पार्ट नहीं है ना। दूसरी नेशनलिज्म डेवलप केस ऑफ इमोशनल नीड सॉलिडिटी बिलोंग टू द नेशनलिज्म बोला कैसे आता है, इमोशनल नीड सॉलिडिटी कलेक्टिव बिलोंग टू अमंग द पीपल। देखो भाई तुम एक बार मैं ये ना हमेशा बात बोलती हूँ कि जैसे जब बीजेपी आई थी 2014 में, हाँ 2016 का बात है, 2016-17 में 16 का बात था, 16 में तो बीजेपी का कोई नेता था जो कि राहुल गांधी को बोला था कि तुम्हारे अंदर नेशनलिज्म नहीं है, तुम्हारे अंदर तुम्हारे अंदर नेशनलिज्म नहीं है। तो इधर से राहुल गांधी ने ट्राई किया कि मेरे ब्लड में नेशनलिज्म, तुम जाके हिस्ट्री देखा, वो ऐसा बात क्यों बोला, लाला सॉरी जवाहरलाल नेहरू के फादर का नाम क्या था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू के फादर का नाम क्या था, हाँ मोतीलाल नेहरू, थैंक यू, हाँ मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, चलो ठीक है, ये लोग जो रख लो। देखो इनके अंदर सबसे के लिए लड़ाई की, तो उन्होंने तो ठीक बोला कि नेशनलिज्म तो आपको मेरे ब्लड में मिलेगी, है ना। तो वो लोग जब इंडिया को इंडिपेंडेंसी दिलाने के लिए लड़ाई कर रहे हैं, तो उनके अंदर एक इमोशनल यूनिटी थी, है ना, चाहे कोई भी धर्म से बिलोंग करे। हम लोग को अपने इंडिया को आजाद कर, तुम देखिए इंडिया को आजादी मिल रही थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर लड़ाई कर रहे हैं, कोई धर्म में कोई जात में कोई बात नहीं, एक इमोशनल यूनिटी था कि हमको अपने मुल्क को क्या करना है ना, हमको अपने मुल्क को क्या करना है, इंडिपेंडेंस दिलाना। अभी तुम देखो इंडिया का जो बोला जाता है ना, इंडिया का जो नेशनल इकोनॉमिक बढ़ता है, मुल्क का जो कंट्री का जो तुम्हारा बड़ा बड़ा जो लोग रहते हैं जैसे कि टाटा बिरला है, तो ये लोग इम्पोर्टेंट होते हैं क्या, उसमें टाटा बिरला है, टाटा है, बिरला है, इन्फोसिस है, और भी देखो बता रहे हैं, विप्रो विप्रो तो कितनी बड़ी कंपनी, विप्रो का मालिक मुस्लिम है, ठीक है, तो वो लोग हम जात पात में देखते कि हम मुस्लिम है तो है ना, नहीं कोई कॉमन एलिमेंट अपने मुल्क के हमको क्या करना है, जीडीपी को बढ़ाना है, तो वो बड़े बड़े लोग जो है वो मुल्क का जीडीपी को बढ़ा रहे हैं, हमारे इंडिया को नाम कर रहे हैं, दूसरे कंट्री पर गेन कर रहे हैं। जैसे टाटा का भी बड़ा 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 टाटा भी तुम्हारा क्या है, तुम्हारा ये एमएनसी है, तुम्हारा इन्फोसिस एमएनसी है, विप्रो भी एमएनसी है, उसके बाद हमेशा तो कुछ एमएनसी करती है, तो ये लोग कहते हैं बड़ा बड़ा
कंट्री जाके बाहर में अपने आप को क्या रिप्रेजेंट करती है, बोल के रिप्रेजेंट करती है ना, ये नहीं बोलती कि हम दूसरे कंट्री से बिलोंग करें, ये वो है ना। तो वो क्या, वो एक नेशनल इमोशनल है, सॉलिडिटी है ना। डिस्टेंस क्रिएट द फीलिंग ऑफ द यूनिकनेस, मतलब ये जो फीलिंग होता है एक अलग डिफरेंट होता है अपने नेशन के लिए, दूसरों के नेशन के लिए कभी नहीं आएगी। तुम्हारे दिल में जो फीलिंग आएगी इंडिया के लिए, वो तुम्हारे दूसरे कंट्री के लिए नहीं आएगी। तुम अपने कंट्री के लिए कभी गलत नहीं बोल सकोगी कि अरे मेरा इंडिया एकदम खराब है, कल्चर बहुत, नहीं बोल सकती। लेकिन जब यही तो तुम्हारी दूसरी कंट्री का बात है, तुम बोल सकती हो हाँ हाँ हाँ। नहीं, तुम अपने नेशनल आइडेंटिटी को और स्ट्रॉन्ग करना चाहती हो। मेरा, मैं बाहर जाऊँ तो मेरा दिखे कि मैं इंडियन। देखो होता नहीं है लोगों में, लेकिन अब तो बहुत चेंज हो रहा है ना, पहले के बारे में। मतलब लोगों के अंदर जैसे तुम स्वामी विवेकानंद जब वो शिकागो में जब गए थे, तो सब उनको लगा था अरे देखो ये ना धोती कुर्ता पहन कर आए हैं, ये क्या स्पीच देंगे। लेकिन जब उन्होंने स्पीच दिया तो उनका नेशनल आइडेंटिटी, हाँ, या फिर जवाहरलाल नेहरू जब भी वो जाते थे तुम्हारा वो कभी भी फॉरेन कंट्री जाते थे तो वो ऐसे मतलब इंडियन का ड्रेस कोट करके जाते थे, वो इंडिया का खादी ड्रेस वगैरह ही पहन के जाते थे वो, इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, ऐसे दिखे कि हाँ हम क्या है, हम इंडियन है। जैसे तुम देखिए G20 जब होता है तो G20 में सारे कंट्री आते हैं, ठीक है, तो तुम देखना वहाँ सबका नेशनल आइडेंटिटी कैसे, तुम देखना जैसे नरेंद्र मोदी जाते हैं तो वो अपना कुर्ता पैजामा जो इंडिया का ड्रेस है वो पहन के जाते हैं। गर्ल्स के जो तुम्हारे आते हैं जैसे तुम सऊदी अरब आ जाओ, तुम देखना, जो कुरान प्रिंस वहाँ का वो ये जुब्बा पहन के आता है, वो पहन के आते, तो उससे नेशनल आइडेंटिटी झलकता है। अरे ये तो गल्फ के लोग हैं, ये तो बिला सऊदी अरब, ये तो इंडियन है ना, ये वेस्टर्न है, इस तरह तुम देख के पहचान जाओगी, वो तुम्हारा झलक रहा है ना, वो नेशनल आइडेंटिटी। तो दिस एटीट्यूड नेशनलिज्म इज फॉर द मेंटल इमोशनल अटैचमेंट। नेशनलिज्म तुम्हारे एटीट्यूड में, और ये क्या बोले कि स्वामी विवेकानंद गए थे, वो चाहते तो स्पीच देने गए थे, बोले इतनी बड़े जगह पे मुझे देना है, तो क्यों ना हम कोट पैंट पहन के जा रहे उन्हीं की जैसा जा रहे, लेकिन उन्होंने अपने एक एटीट्यूड रखा नहीं। मेरा एटीट्यूड क्या है कि मेरा नेशनलिज्म क्या है, मेरा ड्रेस क्या है, तो वो उन्होंने वही ड्रेस चुन लिया है ना, उसी को उन्होंने अपना प्राइड माना। तो इससे क्या चलता उनका प्राइड, फक्र है कि मुझे अपने कपड़े पे फक्र है, मुझे मुझे अपने कपड़े पे बहुत प्राउड है, मैं ये नहीं करती। जैसे हम लोग अभी एक मैं बात बताती हूँ, जैसे कि मान लो कि मैं कहीं जा रही हूँ कहीं वेस्टर्न कॉलेज में मैं जा रही हूँ पढ़ने, है ना, और मैं वहाँ पे सारे लोग वेस्टर्न ड्रेस पहन के जा रहे हैं, मैं सिर्फ वहाँ पे सूट पहन के जा रही हूँ, अरे इंडियन है ना, तो मैं बोलूंगी अरे तुम जो बोलना बोलो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैं इंडियन, तो मैं इंडियन ड्रेस ही पहन पाऊंगी। तो वो मेरे लिए प्राइड प्राइड का बात हो जाएगा, क्योंकि मैं अपने इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ अपने ड्रेस की, क्योंकि मैं उससे बहुत ही इमोशनल अटैच हूँ। तुम देखना बहुत सारे लोग जैसे पगड़ी जो पहनता है, वो एक रिलीजियस टर्म हो गया, मैं यहाँ पे तो कंट्री का बात बता रही थी, ठीक है ना। तो जैसे विवेकानंद भी थे तो वो उनका एक प्राइड, वो एक उनका एटीट्यूड कि मैं अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगा, चाहे जिसको जो बोलना है बोले। पहले उनको बहुत अच्छी स्टोरी पता है, लोग पहले बहुत होते हैं ये क्या आज इंग्लिश बोलेंगे क्या, जब उन्होंने इंग्लिश में स्टार्ट किया तो लोग बहुत ज्यादा डन, तो उन्होंने बोला कि ये लोगों के कपड़ा पे नहीं जाना चाहिए, ये पे जाना चाहिए कॉलेज में, है ना। तो वही बात बोला कि आपका एक एटीट्यूड होना चाहिए, आपका एटीट्यूड आपके नेशनल जो आपके नेशनलिटी है वो झलकना चाहिए, है ना। तो आप माइंड में अगर तुम ऐसा बात बैठा लेती हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ना, हम मुझे किसी में बिल्ट नहीं होना, मेरा जो नेशनल आइडेंटिटी है उसको लोगों के सामने दिखाऊंगा, है ना। और अपनी कंट्री से लॉयलिटी का एटीट्यूड रखना, चाहे जो हो जाए, मुझे अपनी कंट्री के साथ लॉयलिटी या डिवोशन बना के रखना। जनरल फीचर ऑफ द स्टेट, पीपल शेयर कॉमन अंडरस्टैंडिंग रीजन ऑफ द स्टेट, इट्स बोथ फैमिली एंड फ्यूचर डायरेक्शन। भाई देखो, तुमको कॉमन अंडरस्टैंडिंग वही वाला बात बोले कि कंट्री का जो भी जैसे पढ़ी होगी फंडामेंटल, फंडामेंटल में क्या है कि हम लोग का जो भी फ्रीडम है ना, जो भी हम लोग का नेशनल फ्रीडम फैक्टर थे उनको हम लोग को रिस्पेक्ट देना, नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट देना, तो ये सब नेशनल नेशनल एंथम को हम लोग रिस्पेक्ट देना। नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट कैसे देते हैं, जैसे नेशनल एंथम स्टार्ट हो जाता है तो सबको खड़ा हो जाना, ठीक है, तो वो रिस्पेक्ट देना हुआ, है ना, नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट देना हुआ, तो ये सबों के लिए है ना, सबके लिए है, ये नहीं कि आपके लिए आपके नहीं, सभी के लिए, क्योंकि मैं सारे लोग क्या है इंडियन, तो सब सारे लोगों से ही वो नेशनल नेशनल आइडेंटिटी झलकना चाहिए, है ना। ये नहीं कि वो इतने बड़े भी सेलिब्रिटी ना हो, नेशनल एंथम बजेंगे स्टार्ट होगा आपको खड़ा हो जाना,
ठीक है, ये बात तो मुझे पता नहीं इससे ज्यादा है। टाइप्स ऑफ नेशनलिज्म यहाँ पे मैं तो जितने एग्जाम के टाइप्स ऑफ नेशनलिज्म में आएगा था ये पॉलिटिकल फादर ऑफ पॉलिटिकल को बोलते हैं कि रूसो को रूसो को मॉडर्न नेशनलिज्म बोला जाता है। रूसो ने कैपिटल सॉवरेनिटी का आइडिया दिया था, सबको पता है था। उन्होंने बोला कि जो पावर है वो लोगों से बिलोंग करता है। मॉडर्न नेशनलिज्म जो है जो फ्रांस रेवोल्यूशन के थ्रू ही आया था। रूसो ने कहा था कि नेशन इज एनिमेटेड बाय द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एंड पॉलिटिकल फ्रीडम। बोला कि नेशन एक एनिमेटेड है जो कि पॉलिटिकल फ्रीडम और डेमोक्रेसी के आइडिया के थ्रू आती है। कल्चर नेशनलिज्म इसमें जैसा अभी हम पढ़ा है, कल्चर नेशनलिज्म जो जोहान गॉड राइट हार्डन ने दिया था और इसलिए इनको फादर ऑफ कल्चर नेशनलिज्म जाता है। एथनिक नेशनलिज्म ये टॉपिक से इतना बार क्वेश्चन आया हुआ है ना, इन लोगों ने देखी तो देख लेना, क्वेश्चन बहुत बार आया है। एथनिक ये पहले पे देखो, एथनिक नेशनलिज्म किसने दिया था? एंथोनी डी स्मिथ ने दिया था। एंथोनी डी स्मिथ ने दिया था। ऑन्थोनी डी स्मिथ, अभी मैं पूछूंगी तुम लोगों से, ठीक है? ऑन्थोनी डी स्मिथ किससे जुड़े हुए हैं? एथनिक नेशनलिज्म से। पीवाई की क्वेश्चन है हुआ है, एंथोनी डी स्मिथ, ठीक है ना? इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बुक लिखा, बुक भी आया हुआ है, द एथनिक ऑरिजिन ऑफ नेशन, 1986 की बुक है। उसमें चैलेंज करते हैं कि फोर मॉडर्न ऑफ नेशन हैविंग द इंपॉर्टेंस ऑफ एथनिक रूट्स एंड कल्चर कंट्रीब्यूटिंग द फॉर्मेशन ऑफ नेशन। बोला आइडेंटिटी पता है आपको? नेशनल आइडेंटिटी आपको पता है कैसे दिखता है? एथनिक रूट्स और कल्चर कंटिन्यूटी से। जब आप अपने जब आप जब अपने कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, जब आप बोल रहे अभी हम क्या बोले कि अपने कल्चर को फॉलो कर रहे थे। इंडिया का कपड़ा क्या है तुम्हारा? धोती कुर्ता था, है ना? उसमें तो धोती कुर्ता वो पहले तो अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर अपनी एथनिसिटी को रिप्रेजेंट, है ना? मेरा यही पहनावा है। हम हिंदी बोल रहे हैं, ठीक है? हिंदी क्यों बोल रहे हैं? कि मेरा कंट्री का नेशनल लैंग्वेज है, इसलिए मैं हिंदी बोल रहा हूँ। ये सब क्या है? हम अपने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हो गया तुम्हारा एंटी या आगे का सेशन अक्सर बिल्ड होता है तुम्हारे मीट के ऊपर। जब लोग मीट शेयर करते हैं, मेमोरीज शेयर करते हैं, सांबल ट्रेडिशन। अब मैं क्या बोलूँ, सुनो, हम लोग अपने नेशनलिटी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग अपने फ्रीडम फाइटर को रेस्पेक्ट दो, नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट दो, है ना? तो ये सब क्या है तुम्हारा? अपने ताजमहल, लाल किला को इन सबको क्या करते हैं हम लोग? इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो ये सब हम लोग अपने नेशनलिज्म को क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब हम लोग किसी चीज को क्यों फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग को बनाया गया है, हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन को मान रहे हैं, क्योंकि हमारे कंट्री में वो सब बनाया गया है ना? हम लोग का जैसे फ्लैग का तो फ्लैग में जो होता है तुम्हारा सर्कल बना हुआ होता है, जो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चक्रा बोलते हैं। हाँ, अशोक चक्र, हाँ अशोक चक्र, वो क्या है? सैंपल है। तो हम लोग का नोट में भी तुमको सैंपल मिलेगा, हम लोग सैंपल हर जगह से रिप्रेजेंट हो रहा है ना, तो वो हमारे नेशनलिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सब हो गया, वो सैम्बलिज्म बोलो, है ना? एथनिक नेशनलिज्म बोलो। यहाँ पे आइडेंटिटी सही बोलना चाह रहे कि जब लोग अपने एथनिक और कल्चर को लेकर अपने नेशनलिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो नेशनलिज्म है। जैसे हमको कोई इसलिए जानना ये इंडिया का, हम लोग को फ्लैग देखे क्या बोलेगा? अरे तुम फ्लैग देखे कैसे पहचानती नहीं, ये इंडिया का फ्लैग है। मान लो कि क्रिकेटर लोग खेल रहे हैं, ठीक है? तुम किसी को नहीं पहचानेगी, कौन क्रिकेटर, कौन इंडिया, कौन है। तुम देखना उन लोगों का पीछे नाम लिखा रहेगा, झंडा का ऐसे ऐसे करके तुम्हारा ये नहीं बना हुआ रहेगा, या फिर तुम लोग देखना फ्लैग से पता चलेगा, है ना? फ्लैग लेकर तो पता चल जाएगा। वो सब क्या अपने नेशनलिज्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, एथनिसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो सब हो गया। अब तुम देखिए इंडिया का जो कल्चर है, जो सब साड़ी पहनता है, सब लोग सलवार पहनता है, तो वो सब हम लोग पहनते हैं, तो इससे पता चलेगा हम लोग का कल्चर, हम लोग कैसे रहन सहन कर रहे हैं ना, वो सब। फिर एंथनी डी ने एक बुक लिखा था, थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म, दोनों बुक इम्पोर्टेंट है। एथनिक ऑरिजिन ऑफ नेशन और थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म, ये दोनों बुक किसका है? एंथनी डी स्मिथ का है। एथनिक नेशनलिज्म में बोला क्या क्या है, अभी हम बता दें होगा कि एक सेकंड, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, मेरे हस्बैंड आज एनआईटी है ना, वहाँ पे सेमिनार है एनआईटी में।
तुम बता रही थी ना उसमें कि तुम्हारे को है जो NIT में आते हैं। हाँ तो आज आज वहाँ सेमिनार है तो आज वहाँ पे प्रेजेंटेशन था तो आज वही गए हैं वही का कॉल किया था। तो मतलब हम टिफिन लेकर नहीं गए थे तो मना था कि खाना आप लोग नहीं खाए हाँ NIT में। तो हम पर टेंशन हो रहा था हम खाने से हम लोग कॉल किए थे तो वो बोले थे कि अगर हम स्पीच वगैरह मतलब जब प्रेजेंटेशन वगैरह देंगे तो हम हो सके कॉल ना उठाते तो इसलिए वाली कॉल है कि उनको बोल रहे कि नहीं हम खा रहे खाना का बहुत अच्छा इंतजाम किया है, सब चीजें खाने के लिए। बिल्कुल हम बोले क्लास में आके हम कॉल करते हैं हम बोले उसकी चाल करिए उसका हम किए तो पूछने के लिए गए हैं तो मतलब बोल ही गए हैं तो सवेरे ही गए थे कॉलेज के गाड़ी आई थी तो हम लोग टेंशन था क्या खाने क्या किए तो कॉल की तुम लोग बोल रही थी पहले अगर प्रेजेंटेशन दे मतलब मेरा चलेगा तो मैं कॉल की करता हूँ भैया अभी कॉल के बोलेंगे तो हम बोले अच्छी है जो हमें तुम्हारे कौन है सुषमा वहाँ पे कंप्यूटर साइंस में है क्या बोले कि तुम बोले थी ना कि NIT में कोई है तुम्हारे हाँ हाँ, नहीं ये तो कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर है ना और डॉक्टर अमित कुमार अच्छे बोले हैं इनका बोलेंगे अंकल बोले कि पता मतलब कोई है जो वहाँ पे इस साल इनका PhD इस साल से स्टार्ट होगा मेरे यहाँ गवर्नमेंट ये PhD नहीं है, इस साल से इनका स्टार्ट होगा तो उन लोग का जो ये था सेमिनार तो अच्छा लगता है ना सेमिनार में जाने में और IIT जाने में IIT जाने में तो और अच्छा लगता है बोले जाइए इतना बड़ा कॉलेज रहता है ठीक है तो वही तो बता रही थी इसका मतलब क्या है मतलब क्या पार्टिकुलर गेम नेशनल स्पीच ऑर्गेनिक आगे बता रही तो क्या भी वो जो बोले ना तुम्हारा कि हम लोग का फ्लैग अगर हम लोग बाहर कंट्री जाएंगे फ्लैग लेके तो लोग क्या बोलेंगे ओ ये इंडियन है ना तो ये क्या हमारे एथनिसिटी है फिर हम करवा देंगे बाहर तो अपने एथनिसिटी दिखा देंगे क्या कितनी आपको मतलब सिविक नेशनलिज्म जो है वो सेल्फ डिटर्मिनेशन civic nationalism is a national self-determination, the right of nation to govern its freely. Also known as the liberal nationalism. तो liberal nationalism भी बोलते हैं ये बता रहे हैं सिविक नेशनलिज्म का मतलब क्या है कि तुम खुद से क्या कर रहे हो ये तुम्हारा खुद का डिसीजन है for it support the idea that all nations have the right to decide their own political future. Civic nationalism means that internationalism promotes cooperation relations between nations. तुम क्या कर रही हो नेशनलिज्म तुम अपनी कंट्री के लिए क्या कर रही हो तुम अपने कंट्री के लिए कुछ कर रही हो तुम अपने कंट्री के लिए कर रही हो नेशनलिज्म तुम अपनी कंट्री जैसे होता है ना इंडियन आर्मी में क्या करता है अपनी कंट्री के लिए अपने फैमिली को छोड़ के लड़ाई करता है झगड़ा करता है उसकी वजह से नेशनलिज्म है क्या होता है नेशनलिज्म जैसे एक कंट्री दो कंट्री चाइना के बीच में कुछ हो रहा है 3 साल तो हम सोचेंगे कि मेरे कंट्री और उस कंट्री ना है ना दोनों में पीस हो जाए तो ये सब कौन करता है मिलिट्री वाले करते हैं इस तरह से इसको सीधी बातचीत करने टैग खरीदने पे हाँ जिसमें एग्जाम है एक फिनिश नेशनलिज्म ये तुम्हारा इंडिया का कोई एग्जाम्पल दे सकते हो ये कौन है फिनिश नेशनलिज्म कौन है जो एग्रेसिव होते हैं जो मिलिट्रिस्टिक होते हैं जो मिलिटेंट होते हैं है ना जैसे बाल गंगाधर तिलक अरविंदो घोष लाल सतराई इंडिया में इनको हम लोग बोल सकते हैं है ना बोला ये नेशनलिज्म बोला जाता है प्लेस इन द सन मीनिंग होगा सिटीजन ओवरसीज टेरिटोरियल एंड ग्लोबल इन्फ्लुएंस हमको अपने स्टेट को कंट्री बचाना चाहे कुछ भी करना एक्सट्रीम नेशनलिज्म एक्सट्रीमिस्ट का दूसरा नाम एक्सट्रीम नेशनलिज्म एक्सट्रीमिस्ट या एक्सट्रीम दोनों बोलो एक्सट्रीम नेशनलिज्म
तो अगर तुम वर्ल्ड वाइड देखो बहुत बड़ा एक्सट्रीम नेशनलिज्म था। ये नेशनलिज्म का ही गेम खेल के इतना बड़ा लोगों को मारा था। जो वो साथ किया था ना, वो काफी क्या था, लोगों के अंदर एक नेशनलिज्म थी। तुम अपने नेशन से प्यार करो, दूसरे से नफरत करो, ठीक है। ये लोगों के दिल में भर देगा कि बस अपने ही कंट्री से प्यार करो, कंट्री से मत प्यार करो, दूसरे लोगों को देखो भी मत। इस तरह का नेशनलिज्म मर देता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एक्सट्रीम नेशनलिज्म। ये मिलिटेंट होते हैं, ये किसी भी चीज को बातचीत करके सॉल्व नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़ा कर कर, रिवोल्यूशन कर कर, वार कर कर, है ना, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये बुक आया हुआ है मेन कैंप, मेन कैंप ये बुक आया हुआ है 2000 में। मेन कैंप हिटलर का एक ऑटोबायोग्राफी है। हिस्ट्री उन्होंने बोला था कि भाई स्ट्रगल है, स्ट्रगल आर्य और जूस, आर्यन और जूस स्ट्रगल है। हिटलर जो था वो आर्यन था और जूस कई लोग रहते थे जर्मनी में। तो उन्होंने बोला कि बस इन लोगों को हटाना है, मार के हटाओ, पीट के हटाओ, जैसे उनको अपनी कंट्री से प्यार करना है। हम तो लोगों को कहानी बताते थे वो क्या हुआ था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब हुआ था, इसलिए उन लोगों के दिल में पूरा दम नफरत भर दिया। तुम देखना कैलोरीज जो होते हैं ना, उसको हम लोग स्पेनिश बोलेंगे, स्पेनिश बोलेंगे, ठीक है। जो एक स्ट्रिंग्स होते हैं, जो स्ट्रिंग्स होते हैं या जो स्पेनिश होते हैं, वो सिर्फ अपनी चीज को ही फॉलो करेंगे, अपने नेशनलिज्म को फॉलो करेंगे, ठीक है, दूसरे के नेशनलिज्म को नहीं फॉलो करेंगे, ठीक है। बोला कि ये एक टर्म है राइट्स, राइट्स, ठीक है, इसका मतलब होता है इंस्पायर रियलिज्म। इसका मतलब क्या होता है, पावर बीजेपी बता रही थी, होली रोमन एम्पायर, ठीक है। बोले चार्ल्स ग्रेट जो थे ना, उन्होंने फर्स्ट रीच पीरियड जाना जाता है, मतलब ये सब एक्सपीरियंस रह चुके हैं। जैसे कि होली रोमन एम्पायर जो कि फर्स्ट रीच बोला जाता है, यहाँ पे भी तुम्हारा मतलब एक धर्म को माना गया था कि अगर हम है, बस हम है तो हमें और कोई नहीं, दूसरे को माने, ठीक है। बिस्मार्क के बारे में भी तुमने पढ़ी होगी, जर्मनी में था बिस्मार्क। बिस्मार्क ने सेकंड रीच को चलाया था, मतलब सेकंड एक्सपीरियंस था। और बेनिटो मुसोलिनी ये थर्ड रीच। हिटलर तो था ही एक्सपीरियंस, लेकिन एक रिच था। इसका मतलब होता है कि बस मेरा पावर सबको खत्म कर दो, बस पावर को गेन करो, मारना है तो मार दो। तो बोला कि ये पहला रीच चला था तुम्हारा कब, किस में, चार्ल्स द ग्रेट का पीरियड में चला था, ठीक है। दूसरा चला था ऑटो वॉन बिस्मार्क के पीरियड में चला था, सेकंड रीच। और बेनिटो मुसोलिनी जो था, है ना, इस पीरियड में थर्ड चला था। ये लोग क्या होते हैं, ये होते हैं, मतलब ये जो फर्स्ट रीच सेकंड रीच थर्ड रीच, ये लोग क्या करते हैं, एकदम फिनिश नेशनलिज्म हो जाते हैं। ये लोग बस सोचते हैं कि बस मेरा नेशन से दूसरे लोगों को मार दो, खत्म कर दो। अरे ये लोग कोई भी चीज को नॉन वायलेंस तरीके से ही करते हैं, नॉन वायलेंस तरीके से पसंद नहीं करते हैं, मार धार को ही पसंद। नेशनलिज्म द टर्म जो इंडियन नेशनलिज्म में पॉइंट किया था चार्ल्स मॉरिस ने, वो पॉइंट किया था इंडियन नेशनलिज्म। इंडियन नेशनलिज्म का मतलब क्या है, नेशन इज ग्रेट एंड सुप्रीम मस्ट ओवरराइड नेशन जो है ना वो सुप्रीम है भाई, नेशन इज एवरीथिंग, इंडिविजुअल इज नथिंग। इंडियन नेशनलिज्म होता है, वो बोलता है कि नेशन ही सबसे बड़ा है, नेशन से अगर एक इंडिविजुअल को रखो और एक नेशन को रखो, तो इंडियन नेशनलिज्म बोलता है मेरे लिए सबसे ज्यादा नेशनलिज्म ना चाहिए। टोटल लॉयल्टी सेक्रीफाइस द नेशन, एक इंडिविजुअल को सेक्रीफाइस करना होगा। ये लीडर इंडिविजुअलिज्म को क्या करता है, बोलता है कि जो लीडर इंडिविजुअलिज्म है इसको रिजेक्ट करता है, और ये प्रमोट करता है स्ट्रॉन्ग और यूनिफाइड नेशन फॉर्मेशन, ठीक है। ये सबको लेके चलने का काम है। पोस्ट कॉलोनी वर्ल्ड वार के बाद आई थी, कुछ बात इंस्पायर्ड बाय द स्ट्रगल अगेंस्ट द कोलोनियल। अच्छा, ये पोस्ट कॉलोनियल क्या है, इंडिया में भी चला था, है ना, एशिया अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में चला था। क्यों, कोलोनियलिज्म को भगाना, अपनी कंट्री को इंडिपेंडेंस जाना है दिया, ठीक है। तो अगर तुमको एग्जाम्पल है पूछे पोस्ट कॉलोनियल का एग्जाम्पल बताओ, तो तुम बोल सकती थी वर्ल्ड वार II के बाद इंडिया ने जो स्ट्रगल किया था, ठीक है, कोलोनियलिज्म से अपने आप को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए, तो वो भी पोस्ट कॉलोनियल है ना।
लोगों को हटाना है, जो बहुत सारे कंट्री जो थी उसको हटाना था, है ना, मतलब सॉरी, बहुत सारी कंट्री जो थी उसको क्या करना था, डिपेंडेंसी दिलाना। हाँ वही बात है, यहाँ पे क्या करते हैं लोग जो है लड़ाई करते हैं, है ना, किसके लिए, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस के लिए, और खुद का सॉवरेन नेशन स्टेट चाहते हैं, लड़ाई करते हैं। तो इस तरह का देखने को मिला तो एशिया, एशिया में कौन कौन आता है भाई, इंडिया भी आएगा, चाइना भी आएगा, सारी कंट्री आएगा। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ये सब कंट्री की लड़ाई की थी अपना न्यूट्रल कोलोनियल पावर से अपने आप को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए, सॉवरेन नेशन को सॉवरेन बनाने के लिए, है ना। ब्लैक नेशनलिज्म, इससे क्वेश्चन आया होगा, ब्लैक नेशनलिज्म की जो चल है भाई याद कर लो, ये तो नहीं आया हो लेकिन मैल्कम एक्स आया हुआ है, मार्कोस गैरवी और मैल्कम एक्स, ये जो दोनों जो है ब्लैक नेशनलिज्म के लीडर थे, ठीक है। ब्लैक नेशनलिज्म सजेस्ट करती है कि ब्लैक कॉन्शियसनेस राइट टू ब्लैक आइडेंटिटी, मैल्कम एक्स या मार्कस गैरवी बोल रहे हैं जितने भी ब्लैक लोग हैं वो अपने अपने आइडेंटिटी पे प्राइड होना चाहिए, ठीक है। तुम देखना जब तुम ब्लैक पर्सन को देखते हो तो लगता है कि अरे ये तो साउथ अफ्रीकन है ना, तुम अभी एक मॉडल को देखते हो तो किसी को बोलना नहीं चाहिए कितनी खराब लगे, खराब। हम इंस्टाग्राम पे उसका देखें, ठीक है, ये चल रहा था, मैंने कहा रेड कार्पेट चलता है ना, क्या क्या रहता है तुम्हारा कोई हर साल होता है, बड़े बड़े वहाँ पे आके मॉडल लोग अपना तो वो साउथ अफ्रीका, इतना काला काला के नाव भी बहुत डेंजर लगी थी, लेकिन पता है उसको इंडिया के लोग तो उसको इतना गलत गलत मतलब कमेंट, इतना गंदा गंदा कमेंट, वो इतनी अमीर बड़ी मॉडल कि हम लोग जैसे हम लोग का इंडिया में तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी उसके सामने छोटा है, ठीक है, इतना बड़ा, ठीक है। तो लेकिन वो कभी अपने आपको अपने कलर को लेके ये नहीं हुई डिसअपॉइंट नहीं हुई कि मैं काला थी, मैं, वो अपने कलर को प्राइड समझी, तब तो आके वो रेड कार्पेट पे आके अपने आप को रिप्रेजेंट करी, और वो इसलिए रिप्रेजेंट करी, वो पहले से ही बहुत बड़ा मॉडल है, और इतनी देखने में इतनी खराब लगती है तुम्हें, लेकिन वो बहुत बड़ा मॉडल है, बहुत बड़ा है, ठीक है। तो इंडिया के लोगों को तो पता नहीं था, मतलब पता नहीं रहता लोगों को, इतना गंदा गंदा पूरा कमेंट कर रही है कि अगर किसी को लड़की दिख रहा है ना, बहुत डिफरेंट डिफरेंट, लेकिन जब उसके बारे में गूगल में पढ़ी जाके तब मुझे पता चला कि इतना बड़ा, इतनी बड़ी मॉडल है, ठीक है, मतलब हाँ इंटरनेशनल मॉडल है, कोई नेशनल मॉडल नहीं, इंटरनेशनल मॉडल। तो यहाँ पे मैं तो एक वही बोल रही थी, तुम ब्लैक आइडेंटिटी को मत छुपाओ, उस पर तुम प्राइड करो, जैसे वो मॉडल के बारे में बता रही कि वो जब रेड कार्पेट पे चल रही थी तो वो अपने ब्लैक ब्लैक फेस को प्राइड समझकर वो रैंप वॉक कर रही थी, वो ये नहीं कि मैं ब्लैक हूँ तो दूसरे लोग के सामने, तो उससे भी खूबसूरत लड़की चल रही थी रेड कार्पेट पे, लेकिन वहां पे जितनी भी खूबसूरत खूबसूरत लड़की इंडिया से गई थी उसके सामने वो बड़ी थी, वो इंटरनेशनल मॉडल थी, क्यों, क्योंकि वो कभी भी अपने कलर को लेकर डिग्रेड नहीं किया, अपने आप को कभी इंसान नहीं समझी। तो मैल्कम एक यही बात बोले कि तुम अपने नेशन अपनी आइडेंटिटी को लेकर प्राइड समझो, ठीक है। इम्पावरमेंट ऑफ ब्लैक कम्युनिटी, ब्लैक कम्युनिटी को इम्पावर मिलेगा। अब जब वो लड़की साउथ अफ्रीकन की थी, देखने में साउथ अफ्रीकन लग रही थी, अपने आप को बाहर भी इतना ऐसा अजब सा था, इंटरनेशनल मॉडल थी, वो क्या कर रही, जब वो रेड कार्पेट पे चल रही तो सबको तो पता ही था साउथ अफ्रीका ब्लैक है ना, ये साउथ अफ्रीकन है ना, हाँ पतली सी थी, हाँ हाँ कुछ लकी बोली, हाँ दिखती है, इतनी खराब लगती देखने में, हाँ बहुत ज्यादा, और वो इंटरनेशनल मॉडल है, मतलब ऐश्वर्या राय जो इंडिया की इतनी बड़ी ये बड़ी बड़ी के सामने लोग छोटी है, सोचो। लेकिन यहाँ का लोग मतलब कितना गंदा गंदा कमेंट किया हुआ था ना, मतलब फेसबुक को जानता है ना, इसको देख के आदमी डर जाएगा, ये हमें तुम लोग क्या, जब हम उसके बारे में गूगल में पढ़े तो मुझे समझ में आया कि इंटरनेशनल मॉडल है, सोच लो। तो वो अब जब वो रेड कार्पेट पे चल रही एकदम पतली थी, सही बोली, अब वो एकदम अदर से आए बाल बॉय का जैसा बाल, हाँ एकदम अच्छी नहीं लगती है अल्लाह, लेकिन हम लोग उससे बात ही नहीं कर पाएंगे, हम देखे तो मैंने इसका ड्राइवर से बात करेंगे भाई ये है मॉडल है। अब सोचो जब वो रेड कार्पेट पे चल रही है, जब वो इंटरनेशनल मॉडल है, तो उससे क्या हुआ, उसकी कम्युनिटी को इम्पावरमेंट मिला, मिला कि नहीं मिला। तब ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं मैल्कम पर्सन एग्जाम में आया है, जो अफ्रीकन की जो ब्लैक ब्लैक पीपल को बोल रहे थे, ब्लैक पीपल the discovery of Africa as a spiritual and culture homeland
कि ब्लैक लोग को बोले सुनो अफ्रीका को फिर से रीडिस्कवर करो स्पिरिचुअली कल्चरली, क्योंकि वो हम लोग का होमलैंड है। कि मैलकॉम एक्स बोले, क्योंकि एग्जाम में आए हुए थे बोले, ठीक है, मैलकॉम एक्स बोल रहे हैं अफ्रीका ब्लैक लोगों को कि भाई सुनो अपने आइडेंटिटी करो, ठीक है, अपने आइडेंटिटी को हर जगह दिखाओ, अपने नेशनलिटी को दिखाओ। और अफ्रीका ये बोल रहे कि मैं इस बात को एडवोकेट कर रहा हूँ कि अफ्रीका को फिर से डिस्कवरी करो एज ए स्पिरिचुअली जुड़ जाओ तुम अफ्रीका के ब्लैक नेशनलिज्म के। तुम ये मत सम तुम इस बात को डिग्रेड मत करो कि मैं अफ्रीकन हूँ, नहीं, तुम उसको प्राउड समझो, है ना। और स्पिरिचुअली जुड़ जाओ, कल्चर से जुड़ जाओ, कल्चर से जाके जुड़ जाओ, अपना समझो। So it focuses on the promote the self-reliant political unity, social justice to black people. इससे क्या होगा, तो ब्लैक लोग हैं, है ना, उसके ही डिपेंड करेंगे, उनकी खुद की पॉलिटिकल यूनिटी होगी। दुनिया में जूस के साथ अगर गलत हुआ है तो दुनिया में तो साउथ अफ्रीका के ब्लैक पीपल के साथ भी अमेरिका यूके बहुत गलत है। दिस मूवमेंट was primarily within the African अमेरिकन कम्युनिटी यूनाइटेड स्टेट्स को पता है ना कि ये मूवमेंट मतलब अमेरिका में भी अब बहुत सारे अफ्रीका रहते हैं, तो उसको वहाँ पे मूवमेंट भी स्टार्ट किया गया था, अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी रहते हैं। इन्होंने किसको बोला, अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी, जो यूएस में अफ्रीकन रह रहे वो साउथ अफ्रीका के लोग और वेस्ट इंडीज के लोग, तुमको यही पे ब्लैक पीपल मिलेंगे। तो इन लोगों को ये बोले कि भाई ये मूवमेंट से लाओ, अपने अंदर हटाओ कि हम ब्लैक हैं, ये सब हटाओ। पैन नेशनलिज्म, हाँ लक्ष्मी फोटो भेजिए जल्दी। हाँ यही एकदम यही चीज बोल रही है, देखो ये लग रही है। हाँ ये थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा अजब सा बाल था लक्ष्मी। यही थी, पता नहीं इसका नाम क्या है, ये है कहाँ की है थे? साउथ अफ्रीका की है। हाँ तो वो भी साउथ अफ्रीका की थी। वो एकदम छोटा सा, हाँ एकदम अजब सा लग रही थी, एकदम बहुत ड्रामा लग रही थी, यहाँ तो थोड़ा अच्छा लग रही देखने में फिर भी। लेकिन देखो अगर ये हार जाती तो फिर तब थोड़ी ये बन पाती है। डांसर है, बहुत अच्छा डांस करती है, देखिए इसको। नहीं सच में लक्ष्मी, वो जो मैं देखी थी ना वो और अजब लग रही थी, मतलब उसका तो नाक वाक तो थोड़ा अच्छा है ना, उसका नाक भी मतलब अजब सा लग रहा था। मैं देखूंगी तो मैं हिस्ट्री देखूंगी, मैं भेजूंगी। ये भी तो है, लेकिन ये भी है, लेकिन वो भी पतली सी है, बाल उसका ऐसे कटा हुआ है, वो अजब मतलब उसका फेस देख कर ऐसा लगा, तो लड़की जैसा फेस लगेगी। लास्ट जो नेशनलिज्म का फेस है बोला कि पैन है, बोले कि सुनो भाई पैन नेशनलिज्म का मतलब क्या है, इज द स्टाइल ऑफ नेशनलिज्म दैट यूनिफाइज पीपल हु आर कल्चरली रिलेटेड। पैन नेशनलिज्म का मतलब इसके लिए इंडियन हो, पूरा तुम इंडिया को रिप्रेजेंट कर, जैसे देखो पैन अमेरिकन यानी यूनिटी फॉर अमेरिका, तुम्हारा यूनिटी, तुम पैन नेशनलिज्म रखो, मतलब अगर तुम अभी किसी से जैसे तुम मान लो कोई दवा को डॉक्टर है, ठीक है ना, कोई मेडिसिन को डिस्कवर किया, ठीक है, तो वो बोलेगा ये मेडिसिन सिर्फ मेरे इंडिया के लिए है, ये मेडिसिन सिर्फ मेरे इंडिया के लिए है, वो पैन नेशनलिज्म, मैं किसी को नहीं दूंगा, मैं इंडिया के लोगों के लिए, ये हो गया पैन नेशनलिज्म, ठीक है। तो पैन पैन अमेरिकन तो अमेरिका है, वहाँ को पूरे अमेरिका के लिए बनाई है, फिर अमेरिकन है पैन इस्लामी है क्यों मुस्लिम वर्ल्ड, तो तुम्हारा यूनिटी मुस्लिम वर्ल्ड के लिए है, तुम्हारे अंदर पैन इस्लामिज्म है। अगर तुम्हारा यूनिटी तुम्हारे अंदर अफ्रीकन पीपल के लिए यूनिटी है, यानी तुम्हारे अंदर पैन अफ्रीकन है। अगर तुम्हारा यूनिटी हिंदू के लिए सीधा है, तुम्हारे अंदर पैन हिंदुइज्म है, ठीक है, पैन ईरानिज्म, अगर तुम्हारे ईरान के लोगों के लिए यूनिटी है, ये तो पैन ईरानिज्म है। पैन अरबिनिज्म, अगर तुम अरब नेशन की भी तुम्हारी यूनिटी है, यानी तुम पैन अरबिनिज्म है, ये बोला गया उस तरह से लिखा था कि तुम पैन नेशनलिज्म को फॉलो करो। मान लो तुम इंडिया को, तुम एक चीज बनाए हुए हो, ये मैं ये सिर्फ इंडिया के लोगों को दूंगा, यानी कहने का मतलब है कि तुम पैन इंडियन हो, पैन इंडियन नेशनलिज्म, है ना। फिर एग्जाम में क्वेश्चन आया हो बहुत बार,
ये हबसम, ठीक है। तो छोटा ही बनाऊंगी, अभी इसको टानी नहीं है, ये छोटा ही है। पहले खाली याद करो, अभी मैं एक बार रिवीजन करा दूंगी। इन्वेंटेड ट्रेडिशन किसने दिया था? इन्वेंटेड ट्रेडिशन किसने दिया था? एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, 2 बार आया हुआ। इस बार का क्वेश्चन मैं इतना अच्छे से नहीं देखती हूँ, लेकिन पहले पहले वाला क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है। इन्वेंट ट्रेडिशन किसने दिया है? तो एरिक हॉब्सन ने दिया है। उनका बुक है नेशंस ऑफ ट्रेडिशन 1950। ये बोलते हैं कि नेशन जो है वो इन्वेंटिंग ट्रेडिशन, ठीक है ना। इन्वेंट ट्रेडिशन ऑप्शन हाईलाइट करते हैं आइडिया ऑफ इन्वेंट ट्रेडिशन। ये आर्ग्यू करते हैं कि नेशनलिज्म हमेशा रीइन्वेंट होना चाहिए, क्रिएट ट्रेडिशन को क्रिएट करना चाहिए, फॉस्टर सेंस ऑफ शेयर आइडेंटिटी एंड लॉयल्टी। मतलब भाई सुनो, हमेशा कुछ ना कुछ रीइन्वेंट करना चाहिए, अपने ट्रेडिशन को रिवेंट करो, है ना, अपने संस्कृति को रिवेंट करो, इस तरह से करना चाहिए। तुमको यहाँ से क्या याद करना है कि इंडियन ट्रेडिशन, तो यदि ऑप्शन में दिया कि बुर्जुआ, ये आइडेंटिफाई करते हैं कि जो है ना वो लोअर मिडिल क्लास, ठीक है ना। और ये जो सोशल ग्रुप है ना, ये प्रेफरेंशियली एडवोकेट करते हैं सेपरेटिस्ट रीजनल नेशनलिज्म, और ये लोग क्या करते हैं नेशनलिस्ट मूवमेंट में एक्टिव रोल प्ले करते हैं। मतलब साफ साफ मैं बता रही हूँ, यदि ऑप्शन ये बोल रहे हैं कि जो की बुर्जुआ है ना, ये लोअर मिडिल क्लास है, ये लोग नेशनलिस्ट मूवमेंट प्ले करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, जो बुर्जुआ है, ये लोग ही कंट्री के अंदर नेशनलिस्ट मूवमेंट को करते हैं, ठीक है। इन्होंने बोला कि नेशनलिज्म हैज क्रिएटिव नेशन, नेशनलिज्म हैज क्रिएटिव नेशन एंड नॉट द वाइस वर्सा। बोले नेशनलिज्म में नेशन को क्रिएट करना चाहिए, कोई वाइस वर्सा नहीं होना चाहिए, कोई दूसरा नहीं होना चाहिए, ये नहीं तो वो, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेशनलिज्म में नेशन क्रिएट होना चाहिए, ठीक है। ये इनकी बुक का नाम है नेशन एंड नेशनलिज्म 2080 बुक, पूरा ये है, ये भी तक आया नहीं एग्जाम में एक बार भी, लेकिन याद कर लेना, नेशन नेशनलिज्म एंड फिर 2080, मतलब 2080 से नेशन नेशनलिज्म इन्होंने इस बुक के बारे में लिखा था। कब लिखा था? 1990 में लिखा, ठीक है। मुझे एक बार इसके बारे में बताओ, फादर ऑफ कल्चर तो बोलते हैं, फादर ऑफ कल्चरल, अच्छा मुझे बताओ फादर ऑफ पॉलिटिकल बोला है? फादर ऑफ पॉलिटिकल, फादर ऑफ पॉलिटिकल नेशनलिज्म बोला गया है, ठीक है, रूसो को बोला गया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मुझे बताओ मैल्कम एक्स के बारे में मैंने तुम्हें क्या पढ़ा है, मैल्कम एक्स के बारे में क्या बोला? ब्लैक नेशनलिज्म के बारे में, है ना, ब्लैक नेशनलिज्म के बारे में बोला। अरे ये वाला तुमको याद करना है, उन्होंने बोला अफ्रीका, ब्लैक लोगों को बोल रहे हैं कि भाई अफ्रीका को फिर से डिस्कवर करो, बिल्कुल स्पिरिचुअली डिस्कवर करो, अपने कल्चर अफ्रीका को फिर से डिस्कवर करो, लेकिन कैसे? अपने कल्चरल को समझकर, इस तरह से आप उसको डिस्कवर करो, ठीक है। ये कौन बोला? मैल्कम एक्स बोल रहे हैं, ठीक है ना। बाकी मैन के तो बता दी, हाँ मुझे बता, एथनिक के नेशनलिज्म से कौन जुड़ा हुआ है? एथनिक नेशनलिज्म से कौन जुड़ा है? एंथनी डी स्मिथ का बुक का नाम बताओ, एंथनी डी स्मिथ का बुक का नाम बताओ, दोनों बुक का नाम बताओ। एक और है, हाँ ये तो बहुत अच्छा, वेरी गुड। देखो भाई आज इतना कोई जरूरत इतना है ही नहीं, हाँ। और इस टाइम जो 4 स्टेज का वो बता दो कौन कौन सा दिया? पॉलिटिकल, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, नेशनल वेलफेयर, एसोसिएशन, ठीक है। हाँ बीच बीच में मैं ऐसे रिविजन कराते चलूंगी। वैसे ये तुम लोगों को पता ही होगा, मैं उसमें पेपर है ना, अकॉर्डिंग टू श्री अरविंदो घोष, अरविंदो ने क्या है? मेरे लिए नेशन एक स्टेट, मेरे लिए नेशन एक रिलीजन है, मेरे लिए नेशन एक डिवाइन है। श्री अरविंदो घोष बात करते हैं नेशनलिज्म के लिए, ये स्पिरिचुअल नेशनलिज्म की बिलीव करते हैं। नेशनलिज्म बोलते हैं कि एक रिलीजियस एस्पिरेशन है, अनमोल एटीट्यूड,
अरबिंदो के लिए ये सारा क्वेश्चन आया हुआ है किसी न किसी एग्जाम में, नेट में, ठीक है। बोला गया कि नेशनलिज्म एक रिलीजियस एस्पिरेशन है, मोरल एथिक्स है। मेरे लिए नेशन जो है या नेशनलिज्म है वो ऑर्गेनिज्म है। स्पिरिचुअल नेशनलिज्म जो बोल रहा है कि मेरा जो मैंने बोला कि नेशनलिज्म है, लेकिन मेरा जो नेशनलिज्म है वो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट के नेशनलिज्म से डिफरेंट। अरबिंदो के लिए नेशनलिज्म है वो सनातन धर्म है। क्या नहीं है अरबिंदो के लिए, क्या नहीं मानते वो नेशन को या नेशनलिज्म को। वो बोलते हैं देखो नेशनलिज्म से आया नेशन, नेशन मतलब कंट्री। वो बोलते हैं कि जो मेरा नेशन है वो जोग्राफिकल, वो एक लैंड का टुकड़ा है जोग्राफिकल। मुझे ये समझ के अपने कंट्री को इंडिपेंडेंसी दिलाना है कि मेरा एक इंडिया जमीन का टुकड़ा है, ये जोग्राफिकल मैप है। ये सिर्फ एक इंसान का ग्रुप नहीं, पंडित का ग्रुप लोग रहते हैं। ये एक स्पीच या इमेजिनेशन नहीं है, पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, एक इंटेलेक्चुअल पार्टिसिपेशन नहीं है, बल्कि ये क्या है भाई, स्पिरिचुअल है ना, मोरल एथिक्स है, रिलीजियस एस्पिरेशन है, सनातन धर्म है। कार्टन जे एच हायट, इन्होंने बोला कि नेशन क्या है, डिपेंडेंट पॉलिटिकल ग्रुप विद कॉमन वर्ल्ड वाइड कल्चर हेरिटेज। जब हम लोग सेम कल्चर को शेयर करते हैं, हम लोगों का कॉमन व्यू है, इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल ग्रुप हो और कॉमन वर्ल्ड व्यू, ताकि हम लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू हो, सेम हो। जैसे अब हम रह रहे इंडिया में, क्या वो सपोर्ट नहीं करेंगे दूसरा कंट्री, कहाँ का है ना। तो हयात बोलते हैं कि नेशनलिज्म मोर देन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। एक बुक है, बुक का नाम है नेशन रिलीजन, उसका नाम याद कर। उनके अकॉर्डिंग नेशन कैसे क्रिएट होता है, जब तुम्हारे अंदर बिलीव एंड वैल्यूज आ जाएगा तो नेशनलिज्म क्रिएट हो जाएगा। जब तुम कॉमन एग्जाम्पल, तुम्हारे लिए भी मान लो कि हम लोग 4 लोग हैं और एक लोगों के लिए अमेरिका के फ्लैग को पसंद कर रहा है, 3 लोग इंडिया के फ्लैग को पसंद कर रहा है, तो ये इंडियन नहीं कहलाएगा, तब ये तो फिर तो हो जाएगा, फिर जो बोल रहे जो भी बोल रहे हैं ना। तो फ्लैग हो या एंथम हो, सबको ही मानना पड़ेगा। सबों के लिए रूल है, एंथम जहाँ बजेगा सबको खड़ा होना, नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट देना सबों के लिए है, नेशन के लिए लॉयलिटी रखना, डिवोशन रखना, ये सब क्या है, वही तो नेशनलिज्म है भाई। इमेजिन कॉम्बिनेटिव बैंडिट एंडरसन, बहुत आता है एग्जाम में क्वेश्चन। एंडरसन जो है इस पॉलिटिकल एंग्लो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, उन्होंने बुक लिखा था इमेजिन कम्युनिटी। बुक का पूरा नाम है रिफ्लेक्शन ऑन द ओरिजिन एंड स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म, 1920 की बुक। उनकी जो बुक है एंडरसन इंट्रोड्यूस करते हैं एग्जाम में बहुत बड़ा ये क्वेश्चन आया हुआ है, इमेजिन कम्युनिटी। जो आर्ग्यू करते हैं कि नेशन आर सोशली कंस्ट्रक्टेड नेशन, बोले कि भाई नेशन से नहीं, ये आज की बात नहीं है लेकिन इन्होंने देखा था कि जब इंडिया में कर रहे हैं तो इंडिया में भी इसको लेके देखा कि लड़ाई क्यों स्टार्ट है। एक जगह मान लो लड़ाई, इसमें देखी होगी जब तुम्हारा शाम में तो इसको वीडियो बनाया गया था, 2 ग्रुप में लड़ाई होते थे, एक ग्रुप में उसको वीडियो बनाया, पूरा इंडिया था, पूरा इंडिया उड़ गया था। कि वो दर्द को हम लोग फील करने लगे, सारी लड़कियां उड़ गई, कोई भी लड़की के साथ रेप होता तो लड़कियों पूरा लड़की लोग को ज्यादा फील होता है, प्रोटेस्ट होने लगे, तो वो फील हम लोग कर पाते हैं किसी को कि कैसे वो लड़की फील होगी, एक लड़की हो के उसके साथ गलत करना कितनी गलत बात है। जैसे जो आसाम में जो हुआ था लड़का था, आसाम में ही हुआ था ना, देखो मेरे माइंड में आसाम, मणिपुर में, सॉरी देखो मेरे हाथ में, हाँ हाँ, तो जो मणिपुर में हुआ था, तो जो मणिपुर में हुआ तो तुम देखिए कि सारा औरत सारी लड़कियां पूरा एकदम ये हो गए कि क्यों, हम लोग इमेजिन करने लगे कि सोचो एक लड़की के साथ हुआ, अगर हम लोग होते तो क्या होता, वहां पे हम होते तो क्या था, इंसान इमेजिनेशन करने लगता है। ठीक इसी तरह हमारे अंदर उसके लिए फीलिंग आ जाती है, हमदर्दी की, है ना, वो एक फीलिंग आ जाती है कि वो एक लड़की के साथ कैसे ऐसे करता है, वो वाली फीलिंग आती है। उसी तरह जब पहले ब्रिटिश ब्रिटिश एक एरिया में लोगों को मार रहे, बहुत मारे बहुत मारे बहुत मारे, है ना। उस टाइम तो टीवी वगैरह था नहीं, टीवी टेलीविजन में रेडियो मान लो, तो मान लो कि कोई वहां से उठा, उन्होंने क्या किया, इसी पे आर्टिकल लिख दिया, क्या आर्टिकल लिख दिया,
प्रिंट पेपर छप गया, बुक पे लिख दिया, ये सब तो था नहीं। अब कहीं दूसरे एरिया के लोग आर्टिकल को पढ़ रहे हैं, प्रिंट न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हैं, बुक को पढ़ रहे हैं। अब वो जब पढ़ेंगे तो उनका ब्लड जो है वो गर्म है। अरे कैसे इन लोगों के साथ ऐसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं हमारे इंडियन के साथ। हमारे अंदर फीलिंग आएगी, जो वो फीलिंग आएगी ना वो ये एंडरसन बोल रहे हैं कि लोगों के अंदर इमेजिनेशन क्या आती है। हम कैसे इमेजिनेशन तुम लोगों को बताए कि जब मणिपुर में होता हम लोग कह रहे हैं हम लोग भी तो वहाँ हो सकते थे, हमारे साथ भी तो कोई ऐसे कर सकते, तो वो इमेजिनेशन आता था। उसी तरह जब लोगों को मारा जा रहा था, ब्रिटिश मार रहे थे इधर उधर लोगों को, तो दूसरी जगह लड़ाई हो रहा था कि वहां पे ऐसे होता हम ऐसे करेंगे, है ना। तो क्यों होता वो फीलिंग आता है, तो वो हमारे लोगों के साथ हो रहा है। वहाँ हम कभी भी किसी से मिले नहीं, लेकिन हमारे अंदर फीलिंग आ जाती है। ठीक है। तुम जैसे अभी अमेरिका का जो केस हुआ, क्या नाम है, देखो अभी सुषमा उजलू के क्या नाम है, देखो मेरे माइंड में नहीं आ रहा। हाँ स्टीफन फाइल सॉरी, अरे सब माइंड माइंड स्टीफन फाइल। स्टीफन फाइल में बताओ, हम लोग कोई उसमें से एक लड़की को जानते हैं स्टीफन फाइल में नहीं, लेकिन हमारे अंदर वो क्यों आई, वो उसको हम ह्यूमैनिटी बोलेंगे, है ना। क्योंकि छोटा छोटा बच्चा के साथ कैसे ग्रोथ किया, किस तरह से किया छोटे छोटे बच्चे लोगों के साथ आयरलैंड में, है ना। तो वो जो फीलिंग आई वो एक हमदर्दी वाली फीलिंग आई, एक सिंपैथी वाली फीलिंग आई। हम लोग कभी नहीं मिले हैं, लेकिन वो फीलिंग आई। इसलिए नहीं आई क्योंकि वो अमेरिका के, इसलिए फीलिंग आई कि वो इंसान है, तो इसको हम लोग बोलेंगे वो ह्यूमैनिटी की फीलिंग आई हमारे अंदर। ठीक है। लेकिन वही अगर कोई इंडियन के साथ होता वो सब, जब फीलिंग आता तो हम लोग बोलते कि नेशनलिटी और ह्यूमैनिटी की भी फीलिंग है, दोनों फीलिंग है। उसी तरह उस टाइम इंडिया में भी होता था कि जब भी कहीं पे लोगों को बहुत मारा जा रहा था, बहुत सताया जा रहा था लोगों को, है ना, तो लोग क्या करते थे, उसको बुक छाप देते थे, पेपर में डाल देते थे, आर्टिकल लिख देते थे, तो लोग पढ़ते थे ना, तो लोगों के दिल में गुस्सा आता था और लोग क्या करते थे, इसी के लिए कि फ्रीडम फाइट करेंगे। तुमको क्या लग रहा था, गांधी जी से कोई लड़ाई कर रहा था, कोई गांधी जी से लड़ाई कर रहा था, या या भगत सिंह से कोई, लोग बड़े बड़े थे उन लोग से कोई नहीं लड़ता, वो लोग तो खुद बाहर बैरिस्टर थे, बड़े बड़े पढ़े लिखे इंसान थे, उन लोग से कोई लड़ता था नहीं। उन लोग को वो लोग चाहते थे, उन लोग बहुत अच्छी जिंदगी गुजार सकते थे। जितने भी फ्रीडम फाइटर थे, जितने भी तुम देखना, उन लोग का बैकग्राउंड पढ़ना, उन लोग का स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, वो लोग चाहते तो अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजारते। लेकिन वो लोग क्यों लड़ाई थी, क्योंकि उनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आई। जब वो लोग समझो, जब वो लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, वो लोग बुक पढ़ रहे हैं, और वो लोग अपनी आंखों से भी देख रहे हैं कि लोगों के साथ ऐसा सताया जा रहा है, तो उनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आती थी क्या, कि अरे हमारे लोगों के साथ ऐसा किया जा रहा है, हमारे इंडिया के लोगों के साथ ऐसा किया जा रहा है। भले हम कभी किसी के साथ मिले नहीं, लेकिन हम बुक पढ़े हैं, बुक में ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, आ जाता है। उसी तरह उस टाइम भी ऐसे ही था। ठीक है। एंडरसन बोल रहे हैं कि हम क्या करते, इमेजिनेशन करने लगते हैं कि हमारे लोगों के साथ ऐसा किया गया। हम कभी भी लाइफ में उन लोगों से नहीं मिले, लेकिन हमारे लोग हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारे नेशनलिज्म से जुड़े हैं, वो हमारी फीलिंग है नेशनलिज्म। एंडरसन बोल रहे हैं कि आर्टिकल की नेशन सोशली का इमेजिनेशन से बना, देखिए मैंने नेशन से ही गांधी जी, भगत सिंह, जितने भी लोग फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं, तो वो लोग क्यों लड़ रहे थे, क्या उन लोगों को पर्सनली मारा जा रहा था, बिल्कुल भी नहीं। उनके अंदर वो इमेजिनेशन आ रही थी, हमारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा तो हमारे साथ भी, तो इस वजह से उन्होंने उनके अंदर नेशन की फीलिंग आ गई उन्हें, कि एंडरसन के अकॉर्डिंग। तो एंडरसन बोले कि नेशन जो है नथिंग बट इमेजिनेशन क्रिएट द थ्रू द स्पीयर द वर्नाकुलर लैंग्वेज। वर्नाकुलर लैंग्वेज ने पूरा रोल प्ले किया था। मीडिया प्रिंट क्या, वर्नाकुलर लैंग्वेज या प्रिंट कैपिटलिज्म। वर्नाकुलर लैंग्वेज क्या, बोलो तो जल्दी बताओ। मदर टंग, हाँ। आप जिस लैंग्वेज देखो, हम इंग्लिश में लिख देंगे, आप तुमको पढ़ने ही नहीं आएगा, है ना, वो वही देसी लैंग्वेज वर्नाकुलर लैंग्वेज हो गया, है ना। हमको पढ़ने ही नहीं आएगा तो हम क्या पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे, है ना। लोगों को भी तो उजागर करना है कि भाई अपने अंदर नेशनलिटी जगाओ, तो बोलो वर्नाकुलर लैंग्वेज। लोग स्पीच दे रहे हैं ना, लोग स्पीच दे रहे हैं, है ना, हर जगह वही लैंग्वेज में दे रहे हैं, तो उससे लोगों के अंदर क्या ही, मीडिया फिर कैटरिज्म, ये सब क्या किया, इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया लोगों में नेशनलिज्म आने में। मतलब वर्नाकुलर का मतलब लोकल लैंग्वेज। अब आए पार्था चैटर्जी, उन्होंने बोला, उन्होंने दी इमेजिन कम्युनिटी कि भाई हमारे अंदर नेशनलिज्म कब आती है, जब हम इमेजिनेशन करते हैं। और ये इमेजिनेशन कैसे आती है, तो प्रिंट कैपिटलिज्म, मीडिया, है ना, मास मीडिया तो उसका नहीं था, मीडिया कैपिटलिज्म मीडिया था। और वर्नाकुलर लैंग्वेज था, तो इसके थ्रू क्या हुआ लोगों में इमेजिनेशन कम्युनिटी।
अब पार्थ चटर्जी आए तो बोले हु इज इमेजिन कम्युनिटी, किसका इमेजिनेशन, आप किसका इमेजिनेशन करेंगे? ठीक है, इनको सब अल्टरनेट स्टडी का फाउंडर भी बोला जाता है पार्थ चटर्जी को। ये सब अल्टरनेट स्टडी से जुड़े हुए हैं। सब अल्टरनेट स्टडी का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेट स्टडी। ठीक है, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था डेरिवेटिव नेशन। इन्होंने बोला कि भाई इंडिया का खुद का नेशनलिज्म नहीं है, क्योंकि एंडरसन बोले कि नहीं, लोगों का खुद का फीलिंग आया है जब उन्होंने देखा कि मेरे लोगों को मारा जा रहा, तब उनके अंदर नेशनलिज्म आया कि अपनी कंट्री को आजादी आजादी दिलवानी है ना, इंडिपेंडेंस दिलवानी है। लेकिन ये बोल रहे हैं कि नहीं, डेरिवेटिव नेशन build on banding innovation area of Indian community। तो जब बैंडिंग इन्वेशन ने किया इंडियन कम्युनिटी, तो इन्होंने इसमें बोला कि नहीं भाई इंडियन कम्युनिटी, इन्होंने भी बोला कि नहीं किसका इंडियन कम्युनिटी। तो टर्जी के अकॉर्डिंग नेशनलिज्म जो है वो नॉन यूरोपियन कंट्री से ड्राइव, बोले कि जितने भी नॉन यूरोपियन कंट्रीज है ना, उनका खुद का नेशनलिज्म नहीं है, बल्कि उन्होंने ड्राइव किया, उन्होंने लिया है, क्योंकि दिस कंट्री एडॉप्ट नेशनलिज्म टू द डिफरेंट वेस्टर्न वर्ल्ड। बोले जितने भी नॉन यूरोपियन कंट्रीज है ना, उनका खुद का नेशनलिज्म नहीं है, वेस्टर्न वर्ल्ड से नेशनलिज्म है। ठीक है, उनका खुद का, जितने भी डेवलपिंग इंडिपेंडेंटली जो भी कंट्रीज है, उनका खुद का नेशनलिज्म नहीं है, बल्कि उन्होंने नेशनलिज्म को उधार लिया था, ड्राइव किया था, लिया था, ड्राइव माने लेना, उन्होंने लिया था, इसलिए डेरिवेटिव नेशनलिज्म है। इंडिया का नेशनलिज्म इंडिजिनिज्म नहीं है, बल्कि डेरिवेटिव है। ये जो कॉन्सेप्ट ये हाईलाइट करती है किस तरह कॉलोनियल और पोस्ट कॉलोनियल नेशन जो है इन्होंने एडॉप्ट किया है। यही ना, तो इन्होंने पोस्ट कॉलोनियल स्टडी की, तो लोगों ने क्या, पोस्ट कॉलोनियल स्टडी का मतलब क्या, कॉलोनियलिज्म के जाने के बाद स्टडी करना। इन्होंने स्टडी किया तो बोला कि भाई देखो, लोगों ने क्या किया, ब्रिटिश तो चले गए, लेकिन ब्रिटिश के नेशनलिज्म को इन्होंने अपना लिया है। ठीक है, ब्रिटिश के अपने नेशनलिज्म को इन्होंने अपना लिया है, और ये बोलते हैं इस इनका जो नेशनलिज्म है ये खुद का नहीं, बल्कि इन्होंने वेस्टर्न नेशनलिज्म को अपनाया है, तो इनका नेशनलिज्म डेरिवेटिव। ठीक है, अर्नेस्ट गैलर से भी बहुत क्वेश्चन आया है। अर्नेस्ट गैलर जो है, इन्होंने बुक दिया है नेशन एंड नेशनलिज्म 19। ठीक है, गल्लर बोलते हैं कि हाई कल्चर को कॉन्सेप्ट को इंथेसिस करते हैं, उसका बुक आता है ना नेशन नेशनलिज्म, बस यही आता है। गल्लर आर्ग्यू करते हैं कि नेशन फंडामेंटल इवॉल्व द पोजीशन ऑफ हाई कल्चर on the society. Industrial society requires the share the standard culture of function effectively replace the various cultural diversity. This share culture या high culture become the basis of the national identity। बोला कि भाई नेशनलिज्म आएगा हाई कल्चर से, आप अपना हाई कल्चर को रिप्रेजेंट करें तो नेशनलिज्म। एंथनी डी स्मिथ तो पढ़ा देना, दोबारा आ गया पॉल डी ग्रास। पॉल डी ग्रास जो है इटली एंड नेशनलिज्म, बहुत बड़ा था एग्जाम में क्वेश्चन, नेशनलिज्म थ्योरी एंड कंपैरिजन, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था इंस्ट्रूमेंटलिज्म। ठीक है ना, एथनिक एंड नेशनलिज्म में आइडेंटिटी बोला कुछ नहीं है, एथनिक और नेशनल आइडेंटिटी जो है वो टूल है, इंस्ट्रूमेंट है, और कुछ नहीं, इससे ज्यादा ये कोई फिक्स आइडेंटिटी नहीं, बल्कि इंस्ट्रूमेंट। पावरफुल कंपीटिंग द मास सपोर्ट। बोला भाई कुछ नहीं है, भाई कुछ नहीं है नेशनल आइडेंटिटी वगैरह, ये जो स्ट्रगल है ये ब्रॉडर कॉम्पिटिटिव। बोले कि ये अमीर पावर पाने के लिए, स्टेटस पाने के लिए और दौलत लेने के लिए, ये अमीर लोगों का एक क्या है, हथियार है, इंस्ट्रूमेंट है, टूल है। मतलब इनका कहने का मतलब गांधी जी ने जो किया है, गांधी जी ने, भगत सिंह ने जो किया है, उन्होंने सिर्फ स्टेटस पाने के लिए, पावर पाने के लिए ही किया है, उसको उन्होंने नेशनलिज्म बना दिया अकॉर्डिंग टू पॉल। ये बोले कि नेशनलिज्म इंस्ट्रूमेंटलिज्म है, लोग इसको पकड़कर अपना दौलत चाहेंगे कमाएंगे, या स्टेटस चाहेंगे, या तो पावर चाहेंगे। ये बोले ये कोई नेशनलिज्म आने वाले नेशनलिज्म एंड एथनिक आइडिया फॉर स्ट्रेटजी नॉट नेचुरली। बोले कि जो नेशनलिज्म है या एथनिसिटी है, इसको लोगों ने अपने स्ट्रैटेजी के लिए यूज किया है, ना कि वो नेचुरली अराइज होता है। ठीक है, पॉलिटिकल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट में लोग इसको अपने पर्पज के लिए यूज किए हैं नेशनलिज्म वर्ड को। ठीक है, द बुक नाम है द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करो, हो गया खत्म।
वो समझ नहीं आ रहा है ना। ऑप्शन नंबर, अच्छा तुम लोग बोलो। हाँ ऑप्शन 4, अनलिश गनर जो है, उनकी बुक का नाम है नेशन नेशनलिज्म, अभी हम दिखा। मैल्कोम एक्स जो है वो बोलते हैं अफ्रीका के लोगों को, है ना, और अफ्रीका के लोग क्या बोलते हैं कि अफ्रीका को डिस्कवर करो, अपने होमलैंड की जैसा, आप इसे स्पिरिचुअली जुड़ जाओ। जॉन लॉक का आइडिया है जनरल बिलीफ। ग्रीक फिलोसफर जो है उन्होंने इन्वेंटेड ट्रेडिशन किया। दूसरा क्वेश्चन हम सारा नहीं कर रहे। लोगों बोले लक्ष्मी। हाँ अभी है। हाँ, और किटी बुर्जुआ के बारे में बोला था मतलब इन्होंने साफ साफ बोला था कि यही लोग तो नेशनलिज्म, यही लोग से ये लोग नेशनलिज्म करते हैं और यही लोग तो मूवमेंट करने में बोले। हाँ ठीक है। ये किससे जुड़े हुए हैं? चार्ल्स मॉकरस। क्या नहीं, ठीक है। इंटरनल नेशनलिज्म, चार्ल्स मॉरिस जो है कंप्लीट हो गया, तो वो हमें नहीं समझ में आया तो बोलो कहीं पर भी किसी को भी कोई डाउट हो तो ये नया टॉपिक था, अब मैं एक पुराना टॉपिक मतलब जो हो गया है। तो कुछ भी इसमें ऐड तो डिफरेंट नहीं। सिस्टम बड़ी नींद लगता है, पता नहीं हमको लगता है ये बड़ा और कोई ज्यादा था मतलब हम तुम लोग उसी टाइम कर देते। हम लोग को रमजान आ जाएगा सुषमा, रमजान में प्रॉब्लम। रमजान के बाद में कर देंगे 4 बजे रमजान में। हाँ 2 बजे, तुम ही लोग बताना कितने बजे टाइम रहेगा। रमजान तुम लोग बता देना कितने बजे। तो बोलेंगे 11 बजे से सही रहेगा क्योंकि बहुत अवतार का जारी करना पड़ता है ना। तो तुम लोग ये क्या नाम है, 1 महीने तक तुम लोग एडजस्ट कर सकती हो सुषमा वाला स्पीड, फिर उसके बाद 4 बजे कर देंगे। 11 बजे से आरती बोल रही है। 11 बजे से या 11:30 से। है ना, लक्ष्मी पढ़ाने जाती है क्या? एक महीना खाली, उसके बाद हम 4 बजे से कर देंगे, 4 बजे से ठीक रहेगा, 4 से 6, है ना। हाँ ठीक। अभी हम लोग क्या है, जैसे कि रमजान में ना हम लोगों को एकदम जो 12 बजे से साढ़े काम स्टार्ट होता है, नमाज किताब पढ़ लो, ठीक है, उसके बाद एकदम आप तारी बनाओ, ठीक है, मैं एक ही रहूंगी लेकिन रोजा तो मुझे में तारी बनाना पड़ेगा, तो आरती जैसे बोले कि उसको ही बनाना पड़ेगा, बहुत चीज बनाना पड़ता है, आप तारी बनाओ, खाना बनाओ, पानी बनाओ, सब चीज।
बनाते बहुत टाइम छानना पड़ता है, सब तेल में छानने में हाँ। पहले तो मेरे सब कुछ घर में साथ होता था ना। हाँ 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 हाँ, ये बात है। एक बार हमको याद है, जानती हो, एक बार हम लोग एक घर में रहते थे, मतलब वो हम लोग टाली के घर था। तो हम लोग ना बहुत धूप लगे था, टाली एक तो टाली था और ना अंगना पूरा खुला हुआ था, तो और उसमें ना रमजान ऐसे पड़ता था, जैसे कि तुम्हारा एकदम 6 बजे 6:30 बजे अजान होता था। और उसके बाद ना सामने नीम का पेड़ था, बस उसी टाइम ना नीम का पेड़ कट गया था और इतना गर्मी तो नहीं करी थी। और रोजा रखते थे हम लोग पता है क्या करते थे, हम लोग घर में लगता था मतलब भीग रहा है, सामने ही मतलब धूप पड़ता था। तो और आंगन भी था। तो उसके बाद है ना क्या हुआ कि हम लोग ना रूम में ना कुआं का पानी लेकर बैठते और गद्दा पे पड़े लेकिन रूम में नहा कर, रूम में ही नहाते, मतलब नहाए हुए कुएं में पूरा, लेकिन ऐसे पानी लेके बैठते कैसे कि पानी डाल लिए और डाल के फिर जाके भीगे कपड़ा में जाके गद्दा में सो जाते दमासी। मतलब आधा घंटा भी नहीं होता फिर कपड़ा तो सूख जाता पूरा। इतना गर्मी पड़ता था ना कि सांप होते होते लगता था ना कि बेहोश हो जाएंगे। और वो रोज हमको याद है। उसके बाद जब हम लोग फॉरन घर के बारे में मतलब मैरिज जॉब वॉब हो गया तो हम लोग वो घर चेंज कर दिए, और चेंज करके आज मतलब ये घर में आए। तुम यकीन नहीं करोगे उसके बाद ना कभी पता ही नहीं चला कि है ना क्या रोजा क्या ये, इतना लगता है भूख लगा, कभी हल्का सा प्यास लगा, बाहर गया तो लगा। लेकिन पता है, उस टाइम का रोजा हमको याद है। हम अगर कपड़ा लाने बाहर जा रहे थे ना, तो एक जगह छाँव पड़ा था, तो ऐसा लग रहा था वहां पे सो जाए। जब हम लोग घर में रहते थे तो लग रहा था ना कि हम गर्मी में सो जाते, कितना अच्छा घर इतना डोना लगता था। लगता था कि हम धूपा ही में रह रहे हैं। टाली वाला घर था वो, इतना धूपा लग रहा था ना। अरे बाप रे। और हाँ, मैं मेरी बहन ना दोनों कपड़ा लाने गया था, लेकिन नहीं कि थोड़ा देर के लिए हो जाना गर्मी में कितना अच्छा लग रहा। और उसके बाद जब हम लोग ये घर में आए, तो आरती ही आती थी ना मेरे घर, तो मुझे नहीं जब बाहर कितना गर्म गर्म था। हाँ अच्छा लगता है, तो ठंडा ठंडा लगेगा तो मतलब चारों तरफ घेरा हुआ है ना, तो अच्छा लगता है। हाँ, उसके बाद फिर एकदम तो उससे पहले है रोजा रखने में, हाँ ठंडा भी लगता है वहाँ पे, ऐसा लगता है रोजा रखते थे, मतलब लोग उस टाइम का मुझे रोजा याद है बहुत, मतलब बहुत ही था। लेकिन रखते थे, मान नहीं होता था कि नहीं नहीं रखते घर हमारे, लेकिन रखे हुए। तो अभी हम सोचते हैं कि अभी हम लोग तो चलो माशाल्लाह अच्छा हो गया, लेकिन जो लोग जिसका शादी का घर होगा, कपड़ा घर होगा, खाली का या अल्बेस्टर, अरे बाप रे बाप, अल्बेस्टर भी, एक रूम अल्बेस्टर का भी था। लगता था ना कि हम लोग पक जाएंगे बस है, ऐसा लगता काला काला हो गया था। हम्म। और तो फिर भी एसी है तो चलो कुछ मतलब है, लेकिन फिर भी लगता होगा एसी में कितना आदमी रहेगा, ये भी बात है। हाँ हाँ, सुषमा सही बोल रही है कि टाली के घर के बाद अगर सबसे ज्यादा गर्म लगता है तो वो ये क्वार्टर में लगता है, क्वार्टर वाला घर में, क्योंकि वो एक तल्ला होता है, तो उसमें पूरा डायरेक्ट आता है। हम तो एकदम मतलब फिर घबरा गए थे ना। हाँ आराम है, हाँ हाँ हाँ। मेरा मेरे यहाँ पे ना टाटा में भी गर्मी। हाँ हाँ हाँ। तो तुम्हारे पापा जॉब सर्विस करते हैं सुषमा? हाँ है ना, इसीलिए मिला क्वार्टर है ना। नहीं तो क्या नाम है ये, मेरा वहां पे घर भरतपुर में, तो वहाँ वो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे ये है ना, इसको है वहाँ पे, इसको के बगल में ही मेरा घर है। तो वहाँ पे ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती, गर्दा बहुत रहेगी लेकिन गर्मी ज्यादा नहीं आएगी। हाँ, ठंडा वाला एरिया है, ठंड ज्यादा पड़ेगी, गर्मी ज्यादा नहीं पड़ेगी। टाटा में हम है, तो मेरा एकदम बीच में थर्ड फ्लोर पे है, तो नीचे यहाँ पे तो धूप आते ही नहीं एक जरा भी। तो फिर भी हम सोचे एक कूलर ले लेंगे और घर में सोचे एसी लगा लेंगे, लेकिन यहाँ से तो कूलर ले लेंगे जब गर्मी आएगा तब। लेकिन फिर भी नहीं लगती हमको, अभी ठंड लग रहा है। अब बाहर गए तो गर्म लग रहा था, कल घूमने गए बाहर तो एकदम समझो कि गर्म लग रहा था, गर्मी गर्मी जैसा लग रहा था। और जब घर में आए तो ठंड लग रहा था।
तो ये पूरा गिरा हुआ है, तो रोजा गुजर जाएगी यार, अच्छे से गुजर जाते। लेकिन आता था तो बहुत एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन जब लास्ट होता है ना तो अभी हम कमजोर होते जाते हैं कि अरे बाप रे बाप। हम लोग को तो फिर भी राहत मिल जाता है 6 दिन तक, लेकिन जो लड़का लोग रहते हैं लोग 30 तक नहीं रहे। सही बात है, हाँ। लेकिन बड़ी डर लगता है, अभी तो हम लोग अकेले खा लेंगे, घर पे रहते थे ना, तो जैसे छूट गया रोजा, छूट गया तो वो तो खाना जरूरी है, तो अब रुक के कहाँ खाएंगे, घर ऐसा था ही देखो ना। एक बार मेरा सयान देख लिया, चालीस की रोजा नहीं, 40 की। खाना खराब लगता है ना, ऐसा समझेगा वो पीरियड में से वो पूरा हल्ला कर रहे, रोजा नहीं है वैसे, हमने इससे अच्छा हम रोजा ही रख लेते तो ठीक रहता, ये बोल के हल्ला करके रोजा खत्म आएगा जिसमें मेरे को फेस्टिवल बैक टू बैक। हम लोग का ना फेस्टिवल 10 मंथ में है, बस 3 मंथ में होता है, हर 10 महीने के बाद ये स्टार्ट करते हैं ना। अप्रोच क्या है, एंड अप्रोच जो सुनो ना, अभी हम तुम लोग को जो उधर पढ़ाए कहीं भी कंफ्यूजन है? नहीं ना, हाँ, क्या बोले कि अप्रोच क्या है, एक ऐसा वे, मेथड, टैकल ऑफ प्रॉब्लम या टास्क। तुम्हारे पास एक टास्क या कोई प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को, टास्क को सॉल्व करने के लिए तुम कोई मेथड यूज करो, है ना, कि मैं क्या करूं कि मेरे ये टास्क कंप्लीट, क्या करूं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो उस टास्क को जो तुम, इस टास्क को पूरा करने के लिए जो तुम मेथड कर रहे हो उसी को अप्रोच। Political science के context में, it refer to the specific method and criteria used to study underlying political phenomena। तुम किसी भी पॉलिटिकल फेनोमेना को समझने के लिए जो मेथड यूज करते हो उसको मैं क्या अप्रोच है। मान लो कि हमको समझना है लेजिस्लेचर को, चलो मैं ऐसे एग्जाम्पल दे रही हूँ, हमको इंडिया के लेजिस्लेचर को समझना, इंडिया के लेजिस्लेचर को समझने के लिए क्या क्या मेथड होगा, क्या क्या स्टेप लेना होगा, उसके लिए हमको एक अप्रोच बनाना है ना। तुम रिसर्च करती हो, जैसे रिसर्च करोगी, आर्टिकल लिखोगी, कुछ आर्टिकल करने के लिए कोई अप्रोच बनाना पड़ेगा, पहले हमको क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट, है ना, इंट्रोडक्शन, है ना, फिर ऑब्जेक्टिव, फिर थोड़ा डेफिनेशन, लिटरेचर रिव्यू, है ना, इस तरह से तुम पूरा स्टेप बनाओगे। अभी जो तुम स्टेप बना रही हो इससे क्या करोगे, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो तुम करती हो, टेक्निक यूज करती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अप्रोच। जैसे कि बोले ना कि लेजिस्लेचर को पढ़ना है, तो लेजिस्लेचर पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, कैसे पढ़ेंगे लेजिस्लेचर, तुम्हारा मुझे कंपैरेटिव पढ़ना है, तो हम कंपैरेटिवली मेथड यूज करेंगे, है ना, कंपैरेटिव अप्रोच अपनाएंगे, हर कंट्री का मेथड यूज करेंगे। मान लो कि हम लेजिस्लेचर पढ़ेंगे तो मैं यूएस का रख लेती हूँ, यूके का रख लेती हूँ, और तुम्हारे इंडिया का रख लेती हूँ। तो मैंने कौन सा अप्रोच यूज किया, मैंने कंपैरेटिवली अप्रोच यूज किया लेजिस्लेचर को स्टडी करने की, है ना। तो मैंने पढ़ा कि इंडिया में जो भी है पार्लियामेंट है ना, यूके में भी पार्लियामेंट है, और यहाँ पे सॉरी यूएस में कांग्रेस है ना, यूके में पार्लियामेंट है, इंडिया में भी पार्लियामेंट, तो मैंने कंपैरेटिव करके मैंने अप्रोच यूज किया है ना। तो मैंने मुझे लेजिस्लेचर को समझना, लेजिस्लेचर का कास्ट था या प्रॉब्लम था, इसको समझने के लिए मैंने क्या किया, कौन सा मेथड यूज किया, कंपैरेटिव मेथड समझने के लिए। तो मुझे क्या समझ में आया कि यूके में जो तो पार्लियामेंट में लेजिस्लेचर को बोलते हैं, इंडिया में पार्लियामेंट को लेजिस्लेचर पार्लियामेंट बोलते हैं, लेकिन यूएस में पार्लियामेंट को कांग्रेस बोलते हैं। समझ में आ गया, तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मैंने कौन सा मेथड यूज किया, तो प्रॉब्लम समझने के लिए अपना कॉम्परेटिव मेथड, ठीक है, या फिर तुम साइंटिफिक स्टडी यूज करो, जो भी यूज करो, इसी को बोलेंगे आप। बोला अप्रोच का देखो, ऐसे तो तीन टाइप का, लेकिन हम दो पाएंगे, एक तो ट्रेडिशनल अप्रोच, एक मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आए कल लाऊंगे, आज पहले ट्रेडिशनल अप्रोच समझना है। ट्रेडिशनल अप्रोच जो है वो बोलते व्हाट क्या होना चाहिए, जैसे तुम देखना, तुम रूसो के बारे में पढ़ी हो, सॉरी तुम एरिस्टोटल पढ़ी होगी, तुम प्लेटो पढ़ी होगी, लोग कभी भी ये नहीं बोला कि ये हो सकता है, मतलब ये है ना, वो लोग ये नहीं बोलना चाहिए कि हाँ ये होना चाहिए, जो बोलता होगा स्टेट ऐसा होगा, है ना, स्टेट ऑफ नेचर ऐसा हो, ये लॉ रूसो तुम पढ़ो, लोग होगा बोलता है ना, व्हाट ऐसा होना चाहिए, ये लोग नॉर्मेटिव अप्रोच यूज करता है, मतलब ये लोग प्रैक्टिकली नहीं बोलते कि हाँ, जैसे प्रैक्टिकल मतलब क्या, हम हम देखो मेरा नौकरी लगेगा तो हम ऐसा करेंगे, सब क्या बोलेगा, अरे अभी तुम्हारा लगा नहीं ना है, लगेगा, लगा नहीं,
लग गया तो वो हो गया प्रैक्टिकल, है ना। तो ये लोग हमेशा ट्रेडिशनल अप्रोच हमेशा बोलता होगा, बट ये बोलता व्हाट इज, हमेशा व्हाट इज के बारे में बात करता है कि क्या होना चाहिए, है ना। व्हाट इज क्या है के बारे में क्या है, हाँ नौकरी लग गया, है ना। ये फिलोसफिकल बारे में बात करता है, ये फिलोसफिकल को फॉलो करता है, ये फैक्ट बेस्ड चीजों के बारे में, फैक्ट नौकरी लग गया, नौकरी लग गया तब बोल लग गया तो हाँ ठीक, फैक्ट बेस्ड, ये साइंटिफिक स्टडी पे बेस्ड करता है। ये आइडिया पॉलिटिकल ऑर्डर को मानता है, ये पॉलिटिकल ऑर्डर को ये आइडियली समझता है पॉलिटिकल ऑर्डर को, लेकिन ये उसकी रियलिटी को समझता है। ये एथिक्स और वैल्यू में बिलीव करता है, ये डेटा और एविडेंस को बिलीव, है ना। हम डेटा लेंगे, एविडेंस लेंगे तभी बिलीव करेंगे, ऐसे नहीं पता तो झूठ बोल रहे हैं ना इसमें। तो भाई देखो ट्रेडिशनल अप्रोच जो है वो क्या है, वैल्यू बेस्ड, जो मुझे पता था ये नॉर्मेटिव पे फोकस करती है, ये व्हाट टू बी है ना। ये पॉलिटिकल, ये बोलती है पॉलिटिकल साइंस को साइंटिफिक स्टडी नहीं करता, क्या ट्रेडिशनल पॉलिटिकल जो है ये नॉर्मेटिव है, ये क्वालिटेटिव है, ये सिर्फ वैल्यू की बारे में बात करें, है ना, क्वालिटी की बारे में बात करें। ये एग्जाम में आया क्वेश्चन, कुछ कर देखो, बैटरैंड डी वोवेनल, वॉगलिंग, वोवेस सैमन, ये सब जो है ये नॉर्मेटिव बोलो या ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थिंकिंग है, रट लेना है। ट्रेडिशनल अप्रोच करता है, हमने क्या बोला कि ट्रेडिशनल अप्रोच किस फोकस करता है, बिलीफ, वैल्यूज, नॉर्मेटिव, है ना, नॉर्मेटिव अप्रोच, है ना, क्वालिटी, ये सब है। अब इसका जो ट्रेडिशनल अप्रोच है ना, इसका चार टाइप है, एक फिलोसफी का, लेकिन हिस्टोरिकल, लेकिन मीडिया, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, फिलोसफिकल दिया था, हिस्टोरिकल दिया था, और एक लीगल दिया था, और एक और क्वेश्चन दिया था पोस्ट बिहेवियरलिज्म, इसमें से कौन सा ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं है, चार ही, फिलोसफिकल, हिस्टोरिकल, लीगल। फिलोसफिकल अप्रोच जो है वो सबसे ही ओल्डेस्ट अप्रोच है, देख लो ट्रेडिशनल अप्रोच में सबसे ओल्डेस्ट अप्रोच कौन है, फिलोसफिकल। फिलोसफिकल अप्रोच है सबसे ओल्डेस्ट अप्रोच है पॉलिटिकल साइंस में। ये जो बिलोंग करता है, इसको अगर हम ट्रेस करेंगे ये कब से बिलोंग करता है, तो ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल और प्लेटो से जुड़ा हुआ है। लियो स्ट्रॉस की बुक व्हाट इज द पॉलिटिकल फिलोसफी 1957, देख लो। तो अगर तुमसे पूछे कि पॉलिटिकल फिलोसफर का नाम बताओ तो प्लेटो एरिस्टोटल होगा, लेकिन अगर तुमसे पूछे कि न्यू पॉलिटिकल फिलोसफर का नाम बताए तो वो है लियो स्ट्रॉस। लियो स्ट्रॉस जो है ना, ये न्यू फिलोसफिकल अप्रोच है, ये भी रिसेंट के 1957, ये कहाँ बीसी उसी का है ना। तो बोला जाता पॉलिटिकल स्टडी डेड कर गई थी, डेड करके फिर से रिवाइव किया गया था, तो फिर से रिवाइव किया गया था, तो उसी टाइम लियो स्ट्रॉस जो है वो लिखते हैं व्हाट इज द पॉलिटिकल, पॉलिटिकल फिलोसफी क्या है। ये भी पॉलिटिकल पॉलिटिकल अप्रोच के अंदर ही आएंगे, लेकिन ये मॉडर्न पॉलिटिकल अप्रोच की तरह है, क्या है, इनको रिसर्चिंग ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी भी बोल सकते हैं। फिलोसफी जो है वो क्वाइस फॉर विजडम, हमेशा विजडम के बारे में जानने की कोशिश करेगी। पॉलिटिकल फिलोसफी हमेशा पॉलिटिकल चीजों की नेचर को समझेगी, देखो जैसे प्लेटो 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 का बताओ कुछ जस्टिस, प्लेटो जस्टिस की स्टडी कर रही है ना, कि जस्टिस क्या है, क्या होना चाहिए ना, हमेशा पॉलिटिकल चीजों के नेचर को समझने की कोशिश, राइट टू गुड एंड पॉलिटिकल ऑर्डर, उनकी सब, जैसे एरिस्टोटल आ जाए सिटीजनशिप के बारे में समझ रही है ना। ये लोग हमेशा चीजों को समझेगी, अंडरस्टैंड करेगी, उसके नेचर को समझेगी, क्या है, कि ये जैसे जैसे यहाँ पे देखो, एक स्टेट का फंक्शन क्या होगा, नेचर क्या होगा, ये सब ये लोग समझेगी, जानने की कोशिश करेगी, विजडम इनके अंदर जानना, कि जानना है फिलोसफिकली, ठीक है ना। जैसे सिटीजनशिप के बारे में जानना, राइट के बारे में जानना, के बारे में जानना, जस्टिस के बारे में जानना, इक्वलिटी, लिबर्टी, ये सब जानने की कोशिश कौन करता है, फिलोसफिकल अप्रोच के थ्रू, जैसे प्लेटो एरिस्टोटल, ये लोग जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सिटीजनशिप क्या है, सिटीजन का नेचर क्या है ना। सिटीजनशिप कब होता है, ग्रीक स्टेट में ही आ गया था, है ना। राइट एंड ड्यूटीज के बारे में जानेंगे, जस्टिस के बारे में जानेंगे, ये लोग सब स्टडी करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि जस्टिस क्या है, जस्टिस का डिफिनेशन क्या है, जस्टिस का नेचर क्या है, ये सब जानने की कोशिश, ठीक है।
अगर तुझे कोई पूछे कि व्हाट इज द पॉलिटिकल फिलॉसफी बुक, क्या तो आंसर हो जाएगा यूएस ट्रस्ट। अगर तुझे कोई पूछे कि सबसे ओल्डेस्ट अप्रोच कौन है, अच्छा पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या था, फीचर क्या होगा भाई, ये ट्रेडिशनल के अंदर आना, तो ट्रेडिशनल वाला ही फीचर इसके अंदर आएगा, है ना। ये नॉर्म्स एंड वैल्यू पे बेस्ड है, ये आइडियलिस्टिक है। हेलो हेलो, स्क्रीन चली गई क्या? है अभी आया है क्या, देखो तो। हाँ अभी आया है, अच्छा ठीक। तो यहाँ पे वही बात बोला कि फिलोसफिकल अप्रोच जो है ये नॉर्म्स एंड वैल्यूज को, ये आइडियलिस्टिक नेचर का है। देखो भाई आइडियलिस्टिक में जस्टिस के बारे में क्या बोल दिया, फिर उसके बाद कम्युनिटी ऑफ वर्ड्स के बारे में क्या बोला था तुम्हारा ये प्लेटो, ये बिल्कुल आइडियलिस्टिक नेचर है। ये क्या होना के बारे में बात बोलता है, ये नहीं बोलता जैसे वन वन स्टेट वन ये करके जस्टिस के बारे में बोलता है ना, तो जैसे स्टेट के बारे में प्लेटो क्या बोलता है देख लो, एरिस्टोटल क्या बोले स्टेट के बारे में, स्टेट अगर नहीं तो बीस्ट, स्टेट के बिना इंसान बीस्ट रहे, बीस्ट क्या रहेगा, है ना। ये सब बोल रहा है कि व्हाट टू बी, ये प्रैक्टिकली करके नहीं दिखा रहा, खाली बोला हाँ ऐसा 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 होगा। स्टेट ऑफ एरिस्टोटल ने जितना बात बोला या प्लेटो ने जितना बात बोला, उन्होंने कभी क्या उसको प्रूफ करके दिखाया नहीं, खाली उन्होंने बोला होगा होगा कर दिया, है ना। एथिकल और नॉर्मेटिव है, इसी स्टेट ऑफ गवर्नमेंट का स्टडी करना चाहता है, किसका नहीं। बाकी हिस्टोरिकल अप्रोच, हिस्टोरिकल अप्रोच क्या करती है, हिस्ट्री का हिस्टोरिकल अप्रोच द पॉलिटिकल फेनोमेना कुड बी अंडरस्टूड द बेटर हेल्प ऑफ द हिस्टोरिकल। क्या करना है, हिस्टोरिकल अप्रोच क्या करती है, हिस्टोरिकल फैक्टर को, किसी भी फेनोमेना को समझने के लिए ये हिस्टोरिकल फैक्टर को समझती है, ठीक है ना। अगर डेमोक्रेसी का स्टडी करना है तो ये जाके पहले देख लीजिए डेमोक्रेसी का ओरिजिन का ऊपर हिस्ट्री पढ़ेगी, तुमको किसी वार को समझना है। जैसे अभी जब तुम्हारा ये वाला वार हुआ था फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में, फिर उसके बाद अमेरिका और ईरान में भी थोड़ा लड़ाई वड़ाई स्टार्ट हो गया था, सब बोला था थर्ड वर्ल्ड वार होगा, थर्ड वर्ल्ड वार होगा, है ना, बोला था कि नहीं। तो उसके लिए अब कोई अगर लिखेगा चलो मैं थर्ड वर्ल्ड वार कमिंग, थर्ड वर्ल्ड वार की थर्ड वर्ल्ड वार आने वाली है, तो इसको थर्ड वर्ल्ड वार को लिखने के लिए उसको पहले जाके दो वार को पढ़ना पड़ेगा, फर्स्ट वर्ल्ड वार को पढ़ना पड़ेगा और वर्ल्ड वॉर टू को पढ़ना पड़ेगा, रीजन देखना पड़ेगा ना, हिस्ट्री जाके पढ़ना पड़ेगा इसको। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने का वजह क्या था, क्या रीजन था, जब वो देखेगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये चीज हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर में ये चीज हुआ, अब कंपेरिजन करेगा क्या वही वही चीज हो रहा है पर्दे में भी, हाँ अगर हो रहा है तो थर्ड वर्ल्ड वॉर होने की पॉसिबिलिटी है, इसको बोलते हैं हिस्टोरिकल। तो यहाँ पे देखो थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, हुआ तो नहीं है, तो ये हिस्टोरिकल अप्रोच में तो वही ना बोला, व्हाट ये बोला कि हो सकता है थर्ड वर्ल्ड, भले ही जाके हिस्ट्री में स्टडी कर रहा है, देखो जाके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पे जाके स्टडी करेगा, वर्ल्ड वॉर को वन वर्ल्ड वॉर वन क्यों हुआ था, किसके साथ हुआ था, सब जाके स्टडी करेगा, है ना। वर्ल्ड वॉर टू भी देखेगा कि किसके एलाइज की एक्सिस पावर एलाइज किसकी पावर में लड़ाई हुआ था वर्ल्ड वॉर, है ना, तो वो देखेगा। तो यहाँ पे भी देखेगा दुनिया दो ग्रुप में बैठ रही है ना। एक तरफ हम देखें तो यूएस है, यूके है, फ्रांस है और तुम्हारा इसराइल है। एक तरफ हम देखें तो चाइना है, नॉर्थ कोरिया है, ईरान है ना, ऐसी कंट्री बच रही है। और वर्ल्ड वॉर टू में कंट्री ऐसी डिवाइड थी, वर्ल्ड वॉर वन में भी कंट्री इसी तरह डिवाइड थी, तो मे भी वर्ल्ड वॉर टू हो सकता है, वर्ल्ड भी हो सकता है बोल रहे क्यों, और हिस्टोरिकल स्टडी भी किया है ना। तो इसके ऊपर हिस्टोरिकल अप्रोच पर कौन कौन से, मैकियावेली, सबीन, डनिंग, जॉन सीली, फ्रीमैन, मॉन्टेस्क्यू, ऑक्सफोर्ड, से ये सारे लोग जो है हिस्टोरिकल है ना। सबीन ने तो भी बोल दिया, जॉर्ज एस सबीन ने बुक लिखा था हिस्टोरिकल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ये चैप्टर पॉलिटिकल थ्योरी का भी है। अगर तुम लोग मास्टर्स में पढ़ोगी, सॉरी अगर तुम लोग बीए में पढ़ोगी तो इस टॉपिक को तुम लोगों को पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ाया जाएगा, ना कि कंपेरेटिव में पढ़ाया जाएगा। क्योंकि कंपेरेटिव में मैं तुम लोगों को अप्रोच पढ़ा रही हूँ, है ना, तो अप्रोच में ये दोनों में आएगा, ये पॉलिटिकल थ्योरी में भी ये क्वेश्चन तुम्हारा टॉपिक मिलेगा, ये तुमको कॉम्पिटेटिव में भी मिलेगा, तो इस वजह से हमको इस तरह से पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। सबीन के अकॉर्डिंग हिस्टोरिकल अप्रोच पॉलिटिकल थ्योरी हैज थ्री काइंड ऑफ सब्सटाइम, ये बोला सभी बोलता है कि जो हिस्टोरिकल अप्रोच है ना, इसको आपको पढ़ने के लिए तीन तरह का सब्सटांस या तीन फैक्टर को यूज करना पड़ेगा। देखो भाई हमने क्या बोला कि थर्ड वर्ल्ड वार होने वाली, तो उसके लिए हमको वर्ल्ड वार वन का स्टडी करना पड़ेगा और वर्ल्ड वार टू का स्टडी करना पड़ेगा, तभी हम बोल सकते हैं कि थर्ड वर्ल्ड वार होगी, है ना। तो उसके लिए हमको फैक्चुअल को तो जानना पड़ेगा, फैक्चुअल फैक्टर को जानना पड़ेगा जाके पहले, है ना। फैक्चुअल फैक्टर क्या था, रीजन क्या था, क्यों लड़ाई हुआ था,
किस वजह से हुआ था, कितने लोगों सब फैक्ट के बारे में पूरा स्टडी करना पूरा जितना फैक्ट है वर्ल्ड वार के बारे में, वर्ल्ड वार के बारे में सारा फैक्ट को पढ़ना पड़ेगा। फिर हमको देखना पड़ेगा कि वर्ल्ड वार 1 क्यों हुआ था और वर्ल्ड वार 2 क्यों हुआ। फिर हमको वैल्यू फैक्टर देना पड़ेगा कि उसका वैल्यू क्या था, उसका रेलेवेंस क्या था। अब हम ये देखेंगे क्या फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ है हुआ है तो क्या थर्ड वर्ल्ड वार का इसमें वैल्यू है, क्या दोनों कंपेरिजन मैच करती है, ये सब करके देखेंगे तब हम बोल सकते हैं हाँ थर्ड वर्ल्ड वार होगी। अगर ऐसा किसी ने किया है और ऐसा इस तरह का आर्टिकल लिखा है। फिर चला गया ना, हेलो हाँ जी वो थोड़ा इंटरनेट थोड़ा सा इंटरनेट का इशू हो रहा है। तो जब हम ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है हाँ, तो जब हम सभी बोलेंगे हिस्टोरिकल अप्रोच को पढ़ने के लिए 3 तरह का फैक्टर को यूज करना है। तो ये फैक्चुअल जो भी बोलो, कॉजल यानी कॉज को, और तीसरा वैल्यू को, है ना, तब जाके हिस्टोरिकल अप्रोच के जाते। कार्ल पॉपर जो है ये बोलते हैं, कार्ल पॉपर जो है, कार्ल पॉपर एक प्रोमिनेंट फिलोसोफर है जो फिजिक्स का हिस्टोरिसिज्म, ये बोलते हैं जितने भी हिस्टोरिसिज्म है ना वो ओपन सोसाइटी के। तो ये प्लेटो, हेगल और मफेलो क्या है, ये सब पॉलिटिकल फिलोसफी के क्या है ना। तो ये बोल रहे कार्ल पॉपर, ये जो कार्ल है, ये जो प्लेटो है, हेगल है, मार्क्स है, ये इन्हीं है ओपन सोसाइटी के। और कार्ल पॉपर एक बुक लिखते थे ओपन सोसाइटी। बताओ मुझे याद हुआ द ओपन सोसाइटी एंड किसका बुक है, कार्ल पॉपर का। ये किसको क्रिटिसाइज करते हैं, हिस्टोरिसिज्म को। कौन कौन पर्सन है, तो प्लेटो, हेगल, मार्क्स, ठीक है। ये क्या बोलते हैं कि ये लोग जो है ना ओपन लीगल अप्रोच। हाँ भी क्या पढ़े, ट्रेडिशनल अप्रोच क्या करती है, पॉलिटिकल फेनोमेना को। तो जब हम किसी भी पॉलिटिकल फेनोमेना को स्टडी करना, और हम स्टडी करने के लिए किस चीज को ले रहे हैं, ठीक है ना। लीगल अप्रोच इज द वे ऑफ स्टडी एंड पॉलिटिकल फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल प्रोसेस एंड लॉ एंड। जब किसी चीज को हम लीगली और कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू समझ रहे हैं, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो क्या मान लो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का स्टडी कर रहे हैं, है ना, कानून कैसे बनता है, एग्जीक्यूटिव का स्टडी कर रहे हैं, लेजिस्लेटिव का स्टडी कर रहे हैं, ये सब क्या है, ये सब लीगल की चीज है ना, इन सब का स्टडी कर रहे हैं, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन क्या उनके बारे में उनका स्टडी कर रहे हैं। लीगल अप्रोच में उनका सीसरो, जिम बॉर्डिंग, थॉमस हॉब्स, जैमी बेंथम, जॉन ऑस्टिन, डायसी, ऐसी ये भी डायसी का वो एग्जाम में आता है, इंट्रोडक्शन टू स्टडी ऑफ द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। जब किसी लीगल चीज का हम स्टडी कर रहे हैं, मतलब कहने का मतलब है कि हमको स्टडी करना है, स्टडी करके बताना, कंपैरेटिव कंपैरेटिव हमको स्टडी करना है कि लेजिस्लेचर स्टडी कर रहे हैं और लीगल चीज से स्टडी, इसको हम क्या बोलेंगे, लीगल अप्रोच। हमारा प्रॉब्लम क्या है, एग्जीक्यूटिव को स्टडी करना, और एग्जीक्यूटिव क्या है, वो है गवर्नमेंट चीज। यदि हम गवर्नमेंट की कुछ चीज को स्टडी करें तो क्या बोलेंगे, है ना, मान लो सुप्रीम कोर्ट का स्टडी कर रहे थे, तो क्या है, ये सब चीजों को स्टडी करें तो लीगल अप्रोच। इंस्टीट्यूशन अप्रोच, जब तुम किसी इंस्टीट्यूशन का स्टडी कर रहे हो तो उसको इंस्टीट्यूशन क्या इंडिया में बोला कि इंस्टीट्यूशन अप्रोच है ले ट्रेड और स्टडी को करने। जब तुम इंस्टीट्यूशन को स्टडी कर रहे थे, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी का इंस्टीट्यूशन है और ये सारी फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है, कुछ इलीगल है, ठीक है, ये सारी फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है। तो जब हम फॉर्मल इंस्टीट्यूशन का स्टडी करते हैं, लाइक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी का कंपैरिजन स्टडी करते हैं, तो लेजिस्लेचर का काम क्या है, ठीक है। फिर हमने कंपैरिजन किया कि एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, लॉ इम्प्लीमेंट। फिर हमने किया कि लॉ को इंटरप्रेट करना। इसलिए जब हमने कंपैरेटिव स्टडी किया, ये क्या कहलाया तुम्हारा इंस्टीट्यूट स्टडी, क्योंकि हमने क्या किया, इंस्टीट्यूट स्टडी किया, तो कंपैरिजन करके स्टडी, है ना, इसको बोलेंगे इंस्टीट्यूशन स्टडी। ये इंट्रोसेंट्रिक होती है और ये पर्सपेक्टिव नॉलेज। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एग्जाम में आया भी बहुत बार, इंस्टीट्यूशन अप्रोच एग्जाम में बहुत आता है। अरे फिर कॉल आ रहा है,
तो नहाकर सर्दी नहीं जा रही। हेलो हेलो। हाँ हाँ, एक मिनट स्टार्ट करते हो। जेम्स ब्राइस, ठीक है। जेम्स ब्राइस की बुक का नाम है द अमेरिकन कॉमनवेल्थ। ये बुक 1888 की है। उसके बाद नेक्स्ट बुक है मॉडर्न डेमोक्रेसीज 1921। और ये बुक पता है, ये तुम्हारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आती है, ठीक है। और ये मैं पीवाई के क्वेश्चन में करवाई भी हूँ, आरसी को याद भी होगा, ठीक है। मैचिंग में ये वाला आया हुआ था। इस बार आया था क्या? लॉरेंस लॉवेल का बुक आया था। पब्लिक ओपिनियन। ओ हाँ, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ ये बुक, ये सारा बुक याद करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आया ही है, किसी न किसी साल आया ही है, रिवाइज हुआ है, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के थिंकर का नाम है जेम्स ब्राइस। अच्छा, क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि इनमें से कौन सा थिंकर इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के थिंकर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है लॉरेंस लॉवेल, पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट, ये 1913 की बुक है। उसके बाद हरमन फैनर, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट, 1932 की बुक है। कार्ल जे फैड्रिक, इनकी बुक का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी, और ये 1932 की बुक है, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बुक है। जेम्स ब्राइस की बुक है द अमेरिकन कॉमनवेल्थ 1880, मॉडर्न डेमोक्रेसी 1921, लॉरेंस लॉवेल, पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट 1913, हरमन फैनर, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट 1932, और उसके बाद कार्ल जे फैड्रिक, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी। आरसी क्या बोले कि इस बार ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था ना, ये क्वेश्चन, ये बुक बहुत बार आया हुआ है, यानी 2026। पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट। हाँ, तो फिर उसके बाद तुम लोग याद कर लेना, ठीक है ना। अच्छा, एक मेरी बात सुनो, ट्रेडिशनल अप्रोच खत्म, ठीक है ना। कौन कौन सा हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़े थे तुम्हारा, बताओ तुम लोग। हम लोग अभी कौन कौन सा पढ़े बताओ। फिलोसफिकल अप्रोच, फिलोसफिकल, हिस्टोरिकल, लीगल, इंस्टीट्यूशनल। हाँ हाँ हाँ, इंस्टीट्यूशनल, ठीक है। और हाँ, ठीक है, तो मैं आज से क्लास यहीं तक रख रही हूँ, ठीक है। वैसे भी इंटरनेट चला जा रहा हो